हेलो डीएवियंस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। अभी हम लोग मैथ्स का ऑफिशियल सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि इसी साल डीएवी ने रिलीज़ किया था। इसमें मैथ्स के लिए 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस थे। पहला सेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। अभी हम लोग दूसरे सेट को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो पूरा देखिएगा, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। मैथ्स का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएगा, आप इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको बुक परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ्स अपलोडेड हैं, आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर गिवन बाय n एंड n-1, द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें n और n-1 करके दिए गए हैं और उनके स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा ये हमें बताना है। अब जो बच्चा रट के आया होगा कि स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस जो है 2n+1 होता है, वो तो ये टिक मार के चला जाएगा, लेकिन उसका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ n और n+1 नंबर नहीं दिया है, यहाँ पे n और n-1 दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर बदल जाएगा। हम क्या करेंगे इसके लिए, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमें क्या करना है कि इनके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो पहले स्क्वायर करते हैं, फिर डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं कि क्या आता है। इसका स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा n-1 का स्क्वायर। अब दोनों में बड़ा कौन है, n बड़ा है कि n-1 बड़ा है? ऑब्वियसली n बड़ा है, ये तो -1 हुआ पड़ा है, तो ये तो उससे छोटा ही होगा ना। तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तब ना डिफरेंस मिलेगा। तो बड़ा है यहाँ पे n स्क्वायर और उसमें से घटा देंगे n-1 का स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो a प्लस बी करेंगे एक बार, इंटू a माइनस बी करेंगे एक बार। a प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, n में जोड़ देंगे n-1 को, और n-1 यहाँ पे है, साफ से लिख देते हैं। n में जोड़ देंगे n-1 को और फिर n में माइनस करेंगे। n में सब्ट्रैक्ट करना है किसको, n-1 को। तो जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका सिंबल बदल जाता है, आपको कई बार हम बताए हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, n-1 को, तो n बन जाएगा नेगेटिव और -1 जो था वो बन जाएगा पॉजिटिव +1। ठीक है, क्योंकि हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना था, इसलिए इन दोनों का सिंबल बदला। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, n + n-1 ये हो जाएगा 2n-1, और उस तरफ है n-n, ये दोनों तो खत्म, और +1, यानी कि यहाँ पे +1। अब 2n-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-1 ही आएगा। तो मतलब 2 कंसेक्यूटिव नंबर जो कि था n और n-1, उनका स्क्वायर किए और उसके बीच का डिफरेंस निकाले तो 2n-1 आया। 2n-1 ऑप्शन बी में है, इसीलिए ये सही हो जाएगा। जो बच्चा इसको टिक करता उसका गलत हो जाता। तो आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना है और उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में आंसर करना है। एक प्लस माइनस का डिफरेंस आंसर बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है। इसमें बोला है कि क्यूब रूट निकालना है हमें इसका माइनस क्यूब रूट ऑफ इसका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे। ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125/1000 माइनस क्यूब रूट ऑफ 64/1000। फ्रैक्शन में कर दिए। 125 का क्यूब रूट होता है 5, 1000 का क्यूब रूट 10, माइनस इधर हो जाएगा 64 का क्यूब रूट 4 और 1000 का क्यूब रूट 10। तो 5/10 माइनस 4/10 ये हो जाएगा 1/10, और 1/10 यानी कि 0.1, ऑप्शन डी सही होगा। √3 के ऊपर x पावर है इक्वल टू 729 होता है अगर, तो 2 के ऊपर x/2 पावर डालने पे क्या वैल्यू आएगा ये हमें बताना है। तो पहले x निकालेंगे तभी ना उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो पहले x निकालते हैं। √3 है, उसके ऊपर x है, तो √3 को तो लिखा जा सकता है 3 के ऊपर 1/2, और इस पूरे के ऊपर क्या था, x था, तो यहाँ पे x लिख दिए, इक्वल टू 729 है। पावर के ऊपर पावर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। 3 के ऊपर x/2 हो जाएगा और इधर 729 है। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि 3 को अगर हम लोग 3 से ही 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, 3⁶ अगर कर दें तो 729 आ जाता है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए बेस दोनों तरफ सेम हो गया, बेस को सेम करना ही पड़ेगा अगर पावर में कुछ भी अननोन है तो। बेस सेम कर दिए। अब एक तरफ x/2 आया, दूसरी तरफ 6 आया, हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। हम लिख सकते हैं कि x/2 शुड बी इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 2 उधर जाएगा, 6×2 = 12 हो जाएगा, x का वैल्यू 12 मिल गया। अब जब 12 मिला तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना हम 12, यहाँ पे कर देंगे 2 के ऊपर x/2 करना था, तो हम 2 के ऊपर 12/2 कर देंगे, डेट इज इक्वल टू 2 के ऊपर 6। अब 2 के ऊपर 6 का वैल्यू क्या आता है आप देख लीजिए, 2 × 2 = 4, 2 × 8,
और उसी तरह से फिर से 8 आएगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में यहाँ पे 64 दिया है, 2 to the power 6 का मतलब 64, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, द पार्ट ऑफ वर्क डेट शी कैन डू इन 12 days इज। पूरा काम वो 30 दिन में कर देती है, तो काम का कितना हिस्सा वो 12 दिन में कर देगी वो हमें बताना है। तो देखिए 30 दिन में पूरा एक काम वो कंप्लीट कर देती है, तो एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट करेगी, एक काम का 30वां भाग वो कंप्लीट कर देगी। पूरा काम को 30 से डिवाइड कर दीजिए, तो जितना काम होता है वो एक दिन में करती होगी, तब ना 30 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है उसका काम। अब बोला है कि 12 दिन में कितना वो कंप्लीट करेगी, तो एक दिन में 1/30 वर्क करती है, तो 12 डेज में कितना करेगी, 1/30 इंटू 12। यहाँ पे कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 12/30 को आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15, और कुछ से कटेगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 2/5 ऑप्शन डी में है। वो 12 दिन में पूरे काम का 2/5 पार्ट कंप्लीट कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन सेल्स एप्पल्स टू हिज कस्टमर्स एट द कॉस्ट प्राइस इटसेल्फ एंड यूजेस अ वेट ऑफ 800 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg वेट, हिज गेन परसेंट विल बी। नवीन क्या कर रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे ही एप्पल को बेच रहा है। अगर वो 100 रुपया केजी के रेट से एप्पल खरीद के लाया है, तो अपने दुकान पर वो 100 रुपया केजी के रेट से ही एप्पल बेच रहा है। तो अगर ऐसा करेगा तो उसको तो फ़ायदा होगा नहीं। फिर यहाँ गेन परसेंट कैसे पूछा है, फ़ायदा उसको हो रहा है। कैसे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो ग्राहक को 1 kg एप्पल बेच ही नहीं रहा है, वो 1 kg के बदले में 800 ग्राम एप्पल ही बेच रहा है उस प्राइस पे, और कह दे रहा है घपला करके कि हम आपको 1 kg दे दिए। मतलब उसका जो तराजू है ना, उसी में झोल है। तो यहाँ पे इस कारण से इसको फ़ायदा हो रहा है। अब हमें बताना है कि इसका गेन परसेंट क्या है। तो ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा दिमाग लगाइएगा। इसका CP निकालिएगा, ठीक है, CP निकालिएगा, SP निकालिएगा, बस आपको प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे मिल जाएगा। वो बेच कितना एप्पल रहा है, 800 ग्राम एप्पल बेच रहा है। अब हम लोग 800 ग्राम का ही CP निकालेंगे और 800 ग्राम का ही SP निकालेंगे। अब मान के चलिए वो एप्पल को 100 रुपया पर केजी के रेट से ख़रीद के लाया है, मतलब 1 kg का वो 100 रुपया पे किया है, तो उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया हो गया। लेकिन यहाँ पे 100 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 800 ग्राम ही ना वो बेच रहा है, तो 800 ग्राम का CP क्या होगा उसको हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ हम लोग किसके लिए लिखेंगे, 800 ग्राम के लिए लिखेंगे। तो जब वो 100 रुपया में 1 kg खरीद के लाया है, 1000 ग्राम का अगर 100 रुपया दाम है, तो 100 ग्राम का 10 रुपया दाम होगा। उसी तरह से 800 ग्राम का 80 रुपया दाम होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं ना। 800 ग्राम के लिए उसने पे कितना किया है, 80 रुपीज़ पे किया है। ये सब आपको लेट करना पड़ेगा। 800 ग्राम के लिए उसने 80 रुपया पे किया, लेकिन उसने 1 kg के लिए जितना पे करके उसने लाया है, उतने में उसी 800 ग्राम को वो बेच रहा है। तो इसी 800 ग्राम का सेलिंग प्राइस उसके लिए कितना हो गया, 100 रुपया। फिर से हम समझाते हैं। मान के चलते हैं कि 1 kg एप्पल को उसने 100 रुपया में ख़रीद के लाया, 1000 ग्राम का 100 रुपया, तो 800 ग्राम का उस हिसाब से कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 800 ग्राम का 80 रुपया कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यही तो यहाँ पे लिखे हैं कि 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 80 रुपया हो गया। अब इसी 800 ग्राम को वो 1 kg कह के बेच रहा है, और कह रहा है कि हम 100 रुपया पर केजी के रेट से ख़रीदे हैं और 100 रुपया पर केजी के रेट से बेच भी रहे हैं। तो 800 ग्राम का ही सेलिंग प्राइस उसके लिए 100 रुपया नहीं हो गया, तो वही 800 ग्राम का सेलिंग प्राइस 100 रुपया लिखे हैं। अब देखिए आपको प्रॉफिट परसेंट आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 20 रुपया का, है ना। और प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, उसको कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100%, सिंपल। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है हमारा 20 रुपीज़, बाई CP कितना है 80 रुपीज़, इंटू 100%, इतना कर देना है। 20 से 4 बार में कट जाएगा, 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, तो 25% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। सैम्पल पेपर में इसका आंसर बी दे दिया है, ये गलत है। इसका आंसर जो है 20% नहीं होगा, इसका आंसर जो है 25% ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A² माइनस B² का फॉर्मूला से आराम से बन जाएगा। A² माइनस B² को हम लोग लिखते हैं A प्लस B, यानी कि ये हो जाएगा 390 प्लस 310 इंटू A माइनस B, यानी कि 390 माइनस 310। जोड़ेंगे तो इधर 700 हो जाएगा, इंटू घटाएंगे तो इधर 80 बचेगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 7 56 और 3 जीरो उस पर लग जाएगा। 56,000 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इतना। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक्चुअल में वो क्यूबॉइड शेप का है, 3D शेप है, उसका वॉल्यूम इतना क्यूबिक यूनिट्स हमें दिया है। देन पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स आर।
अगर इसका वॉल्यूम इतना है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, यानी कि उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो सकता है इन चारों ऑप्शन में, ये हमें बताना है। तो देखिए ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम कैसे आया होगा, जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई किया गया होगा लेंथ ब्रेथ हाइट को, तभी नहीं आया होगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं ना, स्प्लिट कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करके 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं और देख सकते हैं कि लेंथ ब्रेथ हाइट क्या हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में इसी तरह से 3 टुकड़ों में इसको स्प्लिट किया गया है ना। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 2 ही टुकड़ों में स्प्लिट किया गया है, हाइट यहाँ दिया ही नहीं, तो ऑप्शन सी तो ऐसे ही नहीं होगा। अब चलिए आपको फैक्टराइज करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों से 2x कॉमन आ जाएगा 2x कॉमन, अंदर बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फिर फैक्टराइज कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक बार हो जाएगा a प्लस बी और एक बार हो जाएगा a माइनस बी। तो पॉसिबल डायमेंशन इसका जो है ये हो सकता है एक 2x, दूसरा हो सकता है a प्लस बी और तीसरा हो सकता है a माइनस बी। तो 2x a प्लस बी a माइनस बी ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। अगर 2x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर बचेगा उसका डिग्री क्या होगा, यानी कि रिमाइंडर के वेरिएबल में हाईएस्ट पावर क्या होगा वो हमें बताना है। अब कोई बच्चा नहीं जानता होगा तो वो डिवाइड करके देखेगा रिमाइंडर निकाल के कि उसका डिग्री क्या है, लेकिन अगर आप क्रैश कोर्स वाला वीडियो देखे होंगे तो हम आपको पढ़ाए थे कि जो रिमाइंडर होता है उसका डिग्री हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। अगर डिवाइजर का डिग्री 1 है तो रिमाइंडर का डिग्री हमेशा 1 से छोटा ही होगा, यानी कि उसका डिग्री 0 ही होगा। तो यहाँ पे डिवाइजर का डिग्री 1 है, इसीलिए रिमाइंडर का डिग्री 0, 1 से छोटा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको यहाँ पे डिवाइड करके देखने का भी ज़रूरत नहीं है। 2x प्लस 1/3 इक्वल टू x माइनस 1/6, तो x का वैल्यू निकालना है, फटक से सॉल्व कर लेते हैं। 6 उधर चले जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 उधर चले जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 2 जा 12x प्लस 6 4 जा 24 इक्वल टू 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x माइनस 3 1 जा 3। एक्स वाले को एक तरफ कर देते हैं, 12x माइनस 3x हो जाएगा, 24 को उधर कर देते हैं, -3 माइनस 24 हो जाएगा। 12 में 3 गया 9x, और 3 और 24, 24 25 26 27 माइनस 27, तो x बराबर हो जाएगा -27/9, यानी कि 9 या 27 -3। तो यहाँ पे -3 ऑप्शन बी में है, यही करेक्ट होगा। एंगल x और एंगल y जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इस दोनों पैरेलल लाइन और इस ट्रांसवर्सल के लिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा बराबर होता है, तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, मिल गया x का वैल्यू हमें 70। उसके बाद देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन और इस ट्रांसवर्सल के लिए ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। अगर वो 70 है तो ये भी 70 होगा, तो y का वैल्यू भी हमें मिल गया 70। अब x प्लस वाई करना है तो कितना हमें आंसर मिलेगा, 70 प्लस 70, सिंपल यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा 140 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 भी वैसा ही है, एल और एम पैरेलल है, x का वैल्यू निकालना है। ये है एल, ये है एम पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल हो गया, x का वैल्यू हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये 50 है तो ये भी 50 नहीं हो जाएगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 50, राइट। 50 हमें मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के 180 होना चाहिए। तो अगर ये 50 है तो ये डेफिनेटली 130 होगा, तब ना टोटल 180 पूरेगा। तो x का वैल्यू 130 हमें मिल गया, 130 ऑप्शन डी में हमें दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें बताया है कि इफ़ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4 देन द स्पेशल नेम ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज। हमें चारों एंगल्स का रेशियो दिया है और इस क्वाड्रिलेटरल का नाम पहचान के हमें बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से बना सकते हैं, आप एलिमिनेट कर दीजिए। रेक्टेंगल जो होता है उसका चारों एंगल 90 होता है, और अगर आप 90:90:90:90 कीजिएगा तो आपको 1:1:1 मिलेगा, है ना। चारों का रेशियो 1:1:1 मिलेगा, तो यहाँ पे ये तो सही नहीं हो सकता। स्क्वायर में भी चारों एंगल 90 होते तो ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। रोम्बस का शेप अगर देखें तो रोम्बस इस तरह का होता है, इसका चारों साइड आपस में बराबर होता है लेकिन चारों एंगल बराबर नहीं होते, इसके आमने सामने का एंगल बस बराबर होता है, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर। अगर हम इसके एंगल्स का रेशियो निकालेंगे ना, और अगर इस दोनों का रेशियो 1:2 आया तो अगले दो एंगल का भी रेशियो 1:2 आएगा, क्योंकि अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा।
अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। इस कारण से इसका रेशियो बन जाएगा 1:2:1:1:2। तो 1:2:1:2 तो है नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे केवल ट्रेपीजियम भी हो सकता है। दूसरा मेथड क्या है कि आप एंगल निकाल लीजिए। आप यहाँ पे 1x + 2x + 3x + 4x करके 360 डिग्री के बराबर कीजिए, सारे एंगल्स आपको मिल जाएंगे। और जब सारे एंगल्स आपको मिल जाएंगे तो उसको देख के भी आप बता सकते हैं कि वो रोम्बस, रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं हो सकता, वो ट्रेपीजियम भी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, इन अ गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड डायगोनल AC बाइसेक्ट्स BAD। ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है और डायगोनल AC जो है ये वाला, ये BAD को इसको बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। अगर एंगल BAC 35 डिग्री है, BAC अगर ये एंगल 35 डिग्री है तो हमें ABC एंगल बताना है। एंगल ABC, A से B, B से C, यानी कि ये एंगल क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे मिलेगा। हमें दिया है कि ये एंगल 35 है, आधा, ठीक है। अगर ये आधा 35 है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। हमें पता है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने का एंगल जो है बराबर होता है, तो अगर ये 70 है तो ये पूरा भी 70 हो जाएगा, राइट। अब आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। चाहे आप ऐसे भी बता सकते हैं इस बात को कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, और ये दोनों को इंटीरियर एंगल हो गए, और को इंटीरियर एंगल भी सप्लीमेंट्री होते हैं, तो आप वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ लगा सकते हैं। तो अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 - 70, यानी कि ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 110 डिग्री, यही एंगल हमसे पूछा था। एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन लाइन हैज़ एबेसिसा ट्वाइस इट्स ऑर्डिनेट। एक लाइन है जिसमें जितना भी पॉइंट है ना उसका एबेसिसा ऑर्डिनेट का डबल है। एबेसिसा बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट को। तो यहाँ पे वाई का डबल एक्स दिखना चाहिए हमें। तो वाई का डबल एक्स किस में दिख रहा है, वाई का डबल यहाँ है, नहीं। वाई का डबल यहाँ है तो हाँ, वाई का डबल यहाँ है तो नहीं, वाई का डबल यहाँ है तो नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बी को टिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी ही केवल करेक्ट होगा। इन द गिवन ग्राफ द लेटर डेट इंडिकेट्स द पॉइंट 03 को कौन सा लेटर इंडिकेट कर रहा है वो हमें बताना है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 3, तो एक्स पे ये 0 पे ही रहेगा लेकिन वाई पे 3 तक जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे कौन सा लेटर है, यहाँ पे लेटर आर है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको कमेंट में बताना है कि लेटर एस का कोऑर्डिनेट क्या है और लेटर पी का कोऑर्डिनेट क्या है, ये दोनों भी आप बताइएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज साइड्स मेजर 0.5 cm। एक क्यूब है जिसका साइड है 0.5 cm का, उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि केवल दीवार, उसका छत और ज़मीन का नहीं एरिया निकालना है हमें। तो 4 दीवार होता है, एक दीवार का एरिया होता है A², तो लेटरल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 4A², यानी कि 4 × 0.5 × 0.5 इट इज़ इक्वल टू 4 × 5 5 = 25, ये हो जाएगा 0.25, मतलब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज। अगर कोई इवेंट श्योर है कि वो होगा ही, तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है, उसका चांसेस 100% हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसी तरह से पूछता कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इम्पॉसिबल इवेंट, अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 0 होगा उसका प्रोबेबिलिटी। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान का सुपर पावर बनने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो तो इम्पॉसिबल है, तो उसका प्रोबेबिलिटी फिर 0 हो जाएगा। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी डेट द कार्ड इज नॉट एन एस इज। 52 प्लेइंग कार्ड्स का एक डेक है जिसको वेल शफल किया जाता है, उसको मिला दिया जाता है और एक कार्ड को निकाला जाता है। एस नहीं आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अगर किसी चीज़ के नहीं आने का प्रोबेबिलिटी पूछा जाए ना, तो पहले आप उसके आने का प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, जो आंसर आएगा उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ नहीं आने का प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, तो हम आने का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। एस आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल 4 एस होते हैं, आपको पता है टोटल 4 एस होते हैं, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड से, टोटल आउटकम कितने हैं 52, तो 4/52 हो गया एस आने का प्रोबेबिलिटी। ये कट के हो जाएगा 1/13। अब ये तो आने का प्रोबेबिलिटी निकाले ना, नहीं आने का प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो 1 में से 1/13 को माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 12/13। 12/13 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, तो 12/13 एस नहीं आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से असर्शन रीजन वाला है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस के लिए यही 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है,
और रीज़न जो है असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। दूसरा ऑप्शन होता है कि असर्शन रीज़न सही तो है लेकिन रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन होता है कि असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है। चौथा ऑप्शन होता है कि असर्शन ही गलत है और रीज़न सही है। तो इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क करना है आने वाले 2 क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन 19 का असर्शन में दिया है कि 11/32 के ऊपर अगर हम 2/5 पावर डाल दें तो 121/2 आएगा। यहाँ पे देखिए कि 11 के ऊपर 2/5 पावर डालने से 121 कैसे आ सकता है। 11 के ऊपर 2 रहता तभी ना 121 आता, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। नीचे 32 के ऊपर 2/5 डालिएगा तो 2 आएगा, ये सही है, लेकिन आधा गलत है। तो इस कारण से असर्शन हमारा रॉन्ग हो गया। रीज़न में क्या दिया है कि अगर x/y के ऊपर a है तो हम लोग x के ऊपर अलग से a डाल सकते हैं, बाई y के ऊपर अलग से a डाल सकते हैं, तो ये सही है। a एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो रीज़न यहाँ पे ट्रू है, असर्शन फॉल्स है, तो हम उसी ऑप्शन को टिक करेंगे जिसमें लिखा हो कि असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ करेक्ट। वो ऑप्शन डी में था शायद, उसी के अकॉर्डिंग आप मार्क कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन दिया है कि 3mp माइनस 5mn² प्लस 10mnp इज़ अ ट्राइनोमियल। ये एक ट्राइनोमियल है, तो ये तो सही बात है। एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, तो 3 टर्म है, इसीलिए हम लोग इसको ट्राइनोमियल कहेंगे। रीज़न में दिया है अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी अ ट्राइनोमियल इफ़ इट कंटेन्स 3 वेरिएबल्स। ये गलत है। 3 वेरिएबल होने से ट्राइनोमियल नहीं होता है, 3 टर्म होने से ट्राइनोमियल होता है। तो यहाँ पे अगर टर्म लिखा होता तब रीज़न सही होता। तो अभी हम लोग किस ऑप्शन को टिक करेंगे, उसको टिक करेंगे जिसमें लिखा हो कि असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। अब चलिए सेक्शन 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई माइनस एक्स। इस फिगर में ए बी और सी डी पैरेलल है और सी डी और ई एफ पैरेलल है, यानी कि ये तीनों लाइन्स आपस में पैरेलल है और हमें y माइनस एक्स का वैल्यू निकालना है। इसके लिए सबसे पहले तो y और x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसके लिए देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। हमें पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। इधर का इंटीरियर एंगल दिया है x + 45 और इधर का इंटीरियर एंगल दिया है 2x + 15। ये दोनों तो बराबर होने चाहिए। हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो x + 45 शुड बी इक्वल टू 2x + 15, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। x वाले को एक तरफ कर देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं और 15 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x - x और इधर हो जाएगा 45 - 15। इधर हो जाएगा x और इधर हो जाएगा 30। x का वैल्यू हमें 30 मिल गया। अब ध्यान से देखिए y का वैल्यू भी वैसे ही निकाल सकते हैं। इस दोनों लाइन में ये ट्रांसवर्सल हो गया और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, और अल्टरनेट इंटीरियर तो आपस में बराबर होते हैं। मतलब हम लोग इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, सिंपल। यहाँ पे लिख देते हैं y + 32 शुड बी इक्वल टू 2y - 18। अब y को उधर ले जाते हैं और -18 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2y - y और इधर हो जाएगा 32 + 18। इधर हो जाएगा 50, उधर हो जाएगा y का वैल्यू हमें 50 मिल गया। अब जब दोनों वैल्यू हमें मिल चुके हैं तो हमें y - x बताना है। y - x क्या हो जाएगा, y - x मीन्स 50 - 30, यानी कि 20 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका स्टेटमेंट देख लीजिए कैसे लिखना है। सबसे पहले बता देंगे कि ये दोनों पैरेलल है, पी आर ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होने चाहिए। दोनों को बराबर करेंगे, x का वैल्यू 30 मिलेगा। उसी तरह से ये दोनों भी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, यहाँ पर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होने चाहिए। दोनों को इक्वेट करेंगे, y का वैल्यू यहाँ से 50 मिल जाएगा। 30 मिल चुका है, 50 मिल चुका है। अब y - x यानी कि 50 - 30 कर देना है। 50 - 30 करके 20 आंसर आ जाएगा। ऐसे आप एग्जाम में लिखिएगा। नेक्स्ट है, अ मग इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3/4 फुल ऑफ वाटर। If the base radius of mug is 3.5 cm and its height is 8 cm, then how much water is there in the mug? एक मग है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप में है और इसका जो बेस रेडियस है वो हमें दे दिया है 3.5 cm। इसका हाइट भी हमें दे दिया है 8 cm। उसके बाद बोला है कि इसमें जो पानी भरा हुआ है ना, वो 3/4 हिस्से में ही भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा हुआ है। पानी केवल 3/4 पार्ट में ही भरा हुआ है। हमें इस पानी का वॉल्यूम निकालना है कि इस पानी का वॉल्यूम क्या होगा या इसका क्वांटिटी क्या होगा। यहाँ पे क्वांटिटी लिखा है ना, हाउ मच वाटर लिखा है, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है और उसको लीटर या मिलीलीटर में एक्सप्रेस करना है। इसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो इस कप का वॉल्यूम निकालेंगे। कप का वॉल्यूम जब निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें कितना पानी आ सकता है टोटल फुल, लेकिन फुल पानी तो भरा नहीं है।
हम क्या करेंगे, इसके लिए टोटल जितना वॉल्यूम आएगा उसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद वो वॉल्यूम हमें मिल जाएगा जितना पानी इसमें भरा हुआ है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका स्टेटमेंट ऐसे लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मग इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम जितना होगा उसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वाटर का वॉल्यूम मिल जाएगा कि इसमें पानी कितना भरा हुआ है। ये हो जाएगा 3/4 इंटू πr²h। इतना कैसे आया फॉर्मूला, जब भी हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं तो बेस एरिया इंटू हाइट कर देते हैं। इसका बेस एरिया है πr², हाइट है h, तो हो गया πr²h। r हमें दिया है, h हमें दिया है, सबको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 231 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, एरिया थोड़ी निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना। 231 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, जिसको हम 231 ml भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 मिलीलीटर, और 1 मीटर क्यूब कितना होता है, ये होता है 1 लीटर। तो ये रिलेशंस आप याद रखिएगा, कन्वर्ट करने में आपको काफ़ी हेल्प होगा। 22 का ऑप्शनल में भी एक क्वेश्चन है, इन एन इको क्लब एक्टिविटी स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू मेक अ क्यूबॉइडल शेप पेन होल्डर यूजिंग वेस्ट कार्डबोर्ड विद डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। बच्चों को पेन होल्डर बनाना है और पेन होल्डर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें दे दी गई है। फिर बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स टू मेक 30 सच पेन होल्डर्स। उस कार्डबोर्ड का एरिया क्या होगा जिसका इस्तेमाल करके बच्चे 30 पेन होल्डर्स बना पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक पेन होल्डर को बनाने में कितना कार्डबोर्ड खर्च होता है उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, जब भी पेन होल्डर बनेगा क्यूबॉइडल शेप का, तो वो कैसा होगा, उसमें चारों साइड से, एक साइड, दो साइड और दो साइड छुपा हुआ है, उसमें कार्डबोर्ड लगेगा। इसका जो बेस होगा, नीचे नीचे भी कार्डबोर्ड लगेगा, लेकिन ऊपर कार्डबोर्ड नहीं लगेगा, समझे। तो जब आप इस पेन होल्डर का एरिया निकालेंगे तो ऊपर वाला को एक्सक्लूड आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया अगर कोई बच्चा निकाल दिया बिना समझे बूझे तो उसका गलत हो जाएगा। फिर तो आपको सोच समझ के एरिया निकालना है कि आखिर क्यूबॉइडल शेप है तो क्यूबॉइडल शेप का बनाया क्या जा रहा है। इसका स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, हम एक फिगर बना देते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ये जो क्यूबॉइडल शेप का पेन होल्डर है, इसमें किसका किसका एरिया निकलेगा, एक तो ये वाला एरिया निकलेगा, फिर एक ये वाला एरिया निकलेगा, ऐसा भी दो, ऐसा भी दो, ठीक है, चारों वाल कवर हो गया। फिर एक बेस एरिया होगा, नीचे का एरिया, बस इतना ही निकलेगा ना, 4 और एक नीचे 5, ऊपर का एरिया इसमें ऐड नहीं करेंगे। पेन होल्डर का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब हमें दिया था कि इसका लंबाई कितना था, 10 था, चौड़ाई था 8 और ऊंचाई था 12। तो अब देखिए कैसे एरिया निकालेंगे। ये 10 इंटू 12 करेंगे तो ये एरिया निकल जाएगा इधर का, 10 इंटू 12, और ऐसा ऐसा 2 होगा, ठीक है। देखिए लिखते जा रहे हैं, 10 इंटू 12 और ऐसा ऐसा 2। फिर इधर है 12 इंटू 8, ठीक है, 12 इंटू 8 करेंगे तो इधर का एरिया निकलेगा 12 इंटू 8 और ऐसा ऐसा भी 2 है, ठीक हो गया चारों वाल। और बेस एरिया कितना है, प्लस बेस एरिया, इधर 10 था और इधर 8 था, तो 10 इंटू 8, ठीक है। तो इतना करेंगे तो हमें एक पेन होल्डर में कितना कार्डबोर्ड लगेगा उसका एरिया मिल जाएगा। तो वही देखिए, सेम वही किया, पहले 10 इंटू 8 किया है, 10 इंटू 8, और फिर 2 इंटू किया है 8 इंटू 12 के लिए और 12 इंटू 10 के लिए। 2 इससे भी मल्टीप्लाई किया है 10 इंटू 12 को, और 2 से इसको भी मल्टीप्लाई किया है 8 इंटू 12 को। वही यहाँ पे कॉमन लेके लिख दिया है, तो हम साथ साथ में दोनों को अलग अलग ही लिखे हैं। अल्टीमेटली ये भी उतना ही आंसर देगा। तो इस तरह से सोच समझ के फॉर्मूला तैयार करना है और आपको फिर एक्सप्रेशन निकाल के उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा गया, सॉल्व किया गया, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एक पेन होल्डर में इतना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड होगा। अब ऐसा ऐसा 30 पेन होल्डर बनाना है तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिल गया आंसर। 15,360 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड रिक्वायर होगा इस तरह का 30 पेन होल्डर बनाने में। अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर बीइंग अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। पहले 15 नेचुरल नंबर्स में से एक नंबर को रैंडमली चुना जाता है और उस नंबर का 3 या 5 का मल्टीपल होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। पहला 15 नेचुरल नंबर कौन होगा, 1 से लेकर 15 तक होगा, है कि नहीं। इसमें से हमें रैंडमली एक नंबर चुनना है और बोला है कि 3 या 5 का मल्टीपल होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब या तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए या तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, दोनों का भी है तो भी चलेगा। अगर यहाँ पे और की जगह एंड होता तो आंसर पूरा बदल जाता।
तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे एंड होता तो हमें ऐसे नंबर को चुनना पड़ता जो दोनों का मल्टीपल है, जिसमें दोनों से डिवाइड होता है। लेकिन और दिया है तो हम उस नंबर को भी चुन सकते हैं जो केवल 3 से डिवाइड होता है, और उस नंबर को भी चुन सकते हैं जो केवल 5 से डिवाइड होता है। तो और एंड दोनों क्वेश्चन का मीनिंग पूरा बदल देता है और उसका आंसर भी बदल जाएगा उस कारण से। इसका स्टेटमेंट देखिए कैसे लिखेंगे। पहला 15 नेचुरल नंबर कौन हो गया, 1 से लेकर 15 तक लिख देना है। इसमें मल्टीपल ऑफ थ्रीज कौन कौन हो गए, 3, 6, 9, 12, 15, ये सारे 3 के मल्टीपल हो गए। मल्टीपल ऑफ 5, इसमें 5 आएगा, 10 आएगा और 15 आएगा। अब इन दोनों में देखिए ऐसे कितने आउटकम्स हैं जो कि या तो 3 के मल्टीपल है या तो 5 के मल्टीपल हैं। तो इसके लिए हमें एक और स्टेटमेंट यहाँ लिखना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा है। लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3 और 5, तो उसमें कौन कौन आएगा, उसमें आ जाएगा, देखिए कौन कौन आएगा। एक तो इसमें से पहले चुनेंगे 3 आएगा, 3 का है या 5 का है, दोनों में से किसी भी एक का है तो लिख देंगे। 3 3 या 5 का है तो हाँ 3 का है। 6 3 या 5 का है तो हाँ 3 का है। 9 3 या 5 का है तो हाँ 9 3 या 5 का है। उसी तरह से 12 भी 3 या 5 में से किसी एक का मल्टीपल है। 15 भी है, 5 तो है ही, ठीक है, 3 या 5 का। 10 तो है ही, और नेक्स्ट है 15, ये ऑलरेडी लिखा जा चुका है तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। इस तरह से इतने सारे नंबर्स हमें मिल गए इस पूरे में से जो कि या तो 3 के मल्टीपल है या तो 5 के मल्टीपल है। अब यहाँ पे कितने नंबर्स मिल गए जो कि 3 या 5 के मल्टीपल हैं, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 नंबर्स मिल गए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 और 5 विल बी इक्वल टू 7 आउट ऑफ 15। टोटल नंबर्स 15 थे और 3 या 5 के मल्टीपल 7 थे, तो यहाँ पे 7/15 उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अच्छा, अगर इसमें हम जोड़ दें कि मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 होना चाहिए, तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ये आपको कमेंट में बताना है। यहाँ पे सिंपली आपको चुन लेना है कि कौन कौन सा नंबर है जिसमें 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता है, वही ना 3 और 5 दोनों का मल्टीपल होगा, उसको गिनिएगा, उसकी संख्या को ऊपर रखना है, डिवाइड टोटल नंबर्स तो 15 है ही, वही हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। एक्सप्रेशन हमारे पास है 3/5 रेज टू द पावर x इंटू 5/3 रेज टू पावर 2x इक्वल टू 125/27। तो यहाँ पे देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो पहले दोनों तरफ का बेस को इक्वल करेंगे, बेस सेम हो जाएगा, फिर हम लोग एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस साइड 27 है जिसको 3 रेज टू पावर 3 लिखा जा सकता है, तो इधर भी हमें नीचे में 3 रेज टू द पावर समथिंग लाना पड़ेगा। अब नीचे तो यहाँ 5 दिख रहा है तो इसको पलट देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3 रेज टू द पावर -x हो जाएगा, इंटू इधर हो जाएगा 5/3 रेज टू द पावर 2x, और इक्वल टू के उस साइड 125/27 था तो उसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब और नीचे 3 का क्यूब। अब दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे एक है -x और दूसरा है प्लस में 2x, तो माइनस वाला और प्लस वाले को ऐड करेंगे तो 2x और -x मिलके क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ पे इस साइड में क्या हो जाएगा 5/3 उसके ऊपर x, और उस साइड में 5/3 उसके ऊपर होल 3। अब दोनों तरफ का बेस सेम हो चुका है तो हम एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं, इस तरफ x है उस तरफ 3 है, मतलब x इक्वल टू 3 हमें सीधा साधा मिल गया। सेम उसी तरह से यहाँ पे बनाया है, पहले 3/5 को 5/3 कर दिया, x था पॉजिटिव वो नेगेटिव हो गया क्योंकि उसका इन्वर्स यहाँ कर दिए ना। अब यहाँ पे बेस सेम हुआ तो पावर्स के बाद पावर्स के बीच में एडिशन होगा, दोनों ऐड होकर हो जाएंगे x, और इस साइड में 5/3 के ऊपर होल 3 आ गया। तो अब हम पावर्स को इक्वेट करेंगे, -x + 2x = 3, मतलब x = 3 हमें मिल जाएगा। 24 का भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन राघवी एंड सिमी, व्हाट डू यू थिंक, इज सिमी करेक्ट विथ हर स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। हमें बताना है कि जो राघवी और सिमी बात कर रही है उसमें सिमी ने जो कहा क्या वो सही है। आपको लगता है कि सही है तो जस्टिफाई करना है, आपको गलत लगता है तो ये भी बताना कि क्यों गलत है। अब देखिए इनके बीच में बातें क्या हो रही है। राघवी कहती है, डू यू एग्री डेट क्यूब ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर, क्या तुम एग्री करती हो कि अगर हम किसी नंबर का क्यूब निकालें तो हमेशा उस नंबर से बड़ा आंसर आएगा। तो सिमी कहती है, ओ यस आई डू एग्री विद यू, क्यूब इज़ ऑलवेज मोर। ये एग्री कर जाती है, कहती है कि हाँ
किसी भी नंबर का क्यूब निकालेंगे तो हमेशा उस नंबर से बड़ा आंसर ही आएगा। अब देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर वही दे सकता है जिसके पास एलीट बॉल नॉलेज है। इसको चेक करने के लिए आप कुछ नंबर्स का क्यूब निकाल के देखिए। जैसे कि 1 का क्यूब हम करते हैं तो हमें 1 ही मिलता है, जिसका हमने क्यूब किया उसी के बराबर आंसर आया। अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो हमें 8 मिलता है, जिसका हमने क्यूब किया उससे बड़ा आंसर आया। उसी तरह से किसी नेगेटिव नंबर का भी क्यूब करके देख लीजिए। -1 का क्यूब कीजिएगा तो -1 ही मिलेगा। यहाँ पर भी इक्वल नंबर ही आ रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी नंबर का क्यूब करे तो हमेशा उससे बड़ा ही आंसर आए, उसके बराबर भी आ सकता है, इवन उस नंबर से छोटा भी आंसर आ सकता है। जैसे कि अगर आप 0.1 का क्यूब कर दीजिएगा ना तो आपको 0.001 मिलेगा, जो कि 0.1 से काफ़ी छोटा है। इसके आंसर में सिंपली आपको इतना लिख देना है, नो सिमीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सिमी गलत है। -1 इसका अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है। आपको एक्सप्लेन करके भी बता देना है कैसे, कि अगर हम -1 का क्यूब करें तो हमें -1 ही मिलता है, मतलब जिसका हमने क्यूब किया हमें उतना ही मिल गया। ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे मोर नंबर नहीं आ रहा है। इसी कारण से सेमी अपने जगह सही नहीं है। वो तो कह रही थी कि क्यूब निकालेंगे तो हमेशा उससे बड़ा ही नंबर आएगा, तो वो तो सही नहीं हुई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a+2 होल डिवाइड बाई 5 इफ r(s²a इज इक्वल टू 4r(s + 3s² माइनस 4r(s - 3s²)। हमें a+2 डिवाइड बाई 5 का वैल्यू बताना है। इसका वैल्यू तो हम तभी बता पाएंगे ना जब हमें a का वैल्यू पता चलेगा, और a का वैल्यू हमें पता चल सके उसके लिए हमें एक इक्वेशन दिया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे, a का जो भी वैल्यू आएगा उससे हम a+2 होल डिवाइड बाई 5 करके इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू बता देंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में कहीं नहीं होगा। अब जो अच्छे से नहीं पढ़ा है उससे तो ये नहीं बनेगा कि अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कि इधर वाला जो एक्सप्रेशन है RHS में, वो a² - b² के फॉर्म में है। तो एक बार हम लोग a + b कर देंगे और एक बार a - b कर देंगे, है ना। a ये पूरा हो गया, b ये पूरा हो गया। तो एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे, एक बार इन दोनों को घटाएंगे और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डाल देंगे। वही होता है ना, फॉर्मूला आपको याद करा देते हैं। a² - b² कहीं पे हो तो हम उसको लिख सकते हैं a + b इंटू a - b। वही हम करने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए। LHS में तो अभी छोड़ देते हैं वैसे ही, r(s²a इक्वल टू RHS में क्या हो जाएगा, एक बार दोनों को ऐड करना है, 4r(s + 3s, ये हो गया a हमारा, और इसको a लिख देते हैं और ये पूरा b हो गया। इसमें जोड़ना है b वाले को, यानी कि +4r(s - 3s को। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उन दोनों के डिफरेंस से, a - b। a के जगह है 4r(s + 3s, इसमें से माइनस करेंगे, और जिसको माइनस करते हैं ना, यहाँ पे b को माइनस कर रहे हैं, जिसको माइनस करते हैं उसमें सबका सिंबल बदलता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे 4r(s प्लस में है ना अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो ये -4r(s हो जाएगा, और -3s ये नेगेटिव है तो ये +3s हो जाएगा। अगर आप 3s का सिंबल नहीं बदले गलती से तो आपका पूरा आंसर चौपट हो जाएगा, पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वो बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, उसमें 3-4 टर्म है, तो सबका सिंबल बदलेगा, इस बात को याद रखिएगा। पहले जो हमने a + b किया उसमें 4r(s और 4r(s तो ऐड हो जाएगा, 8r(s बन जाएगा, लेकिन +3s और -3s ख़त्म हो जाएगा, होगा ना। तो पहले ब्रैकेट में तो केवल 8r(s ही बचेगा, ठीक है, 8r(s इंटू दूसरे ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, 8r(s इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4r(s - 4r(s, इस बार ये ख़त्म हो जाएगा, और बचेगा 3s + 3s 6s बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6s लिख देते हैं। उस पार तो r(s²a तो है ही, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे r(s²a इक्वल टू 8 × 6 = 48 48, और यहाँ पे r हो जाएगा और s इंटू s² हो जाएगा। अब देखिए कंपैरिजन कीजिए, अगर r(s²a कंपैरिजन क्यों करेंगे, सीधा देखिए ना, यहाँ पे r(s² इधर भी है ना, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 r(s² डिवाइड बाई इस r(s² को नीचे भेज दिए, ठीक है। तो ये r(s² कट गया और a इक्वल टू कितना आ गया, सीधा 48। a का वैल्यू हमें मिल गया 48। अब जब a का वैल्यू मिल चुका है तो हम a+2/5 का वैल्यू निकाल सकते हैं। a+2/5 यानी कि 48 + 2/5 यानी कि 50/5 इक्वल टू 10, हमारा आंसर 10 हो गया। यहाँ पर भी देखिए वैसे ही सॉल्व किया है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो ए प्लस बी किया इंटू ए माइनस बी किया, इधर बच गया 8RS, उधर बच गया 6S, दोनों मल्टीप्लाई हो गए 48RS स्क्वायर। और उसके बाद ए का वैल्यू निकाल लिए 48 आ गया, RS स्क्वायर दोनों तरफ कट गया, ए इक्वल टू 48। अब इस 48 को यहाँ पुट करेंगे, 48 प्लस 2/5 यानी कि 10 हमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें इवेलुएट करने बोला है। ऐसा क्वेश्चन बुक में कहीं नहीं दिया होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे पूछ दिया है, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए अपना, कैसा भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप बना लेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या ट्रिक खेला है आपको फंसाने के लिए। क्यूब रूट है, उसके अंदर 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 के ऊपर 4 है यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आपको ऐसे एक्सपेंड नहीं करना है एग्जाम में, हम बस समझाने के लिए ऐसे एक्सपेंड कर रहे हैं। नीचे में भी क्यूब रूट है, अंदर में 2 के ऊपर 6 है यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, है ना, ऐसा है। और 3 के ऊपर 4 है यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 और एक बार और 3, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस करके इधर क्या है, इधर भी है क्यूब रूट, अंदर में 3 है इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 है, और नीचे में भी क्यूब रूट है प्लस करके, क्यूब रूट ऑफ 3 के ऊपर 7 है यानी कि 7 बार 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और एक और 3 एक्स्ट्रा। क्यूब रूट के बाहर कौन निकलता है, जो 3 का ग्रुप बनाता है वही ना निकलता है। तो इन तीनों ग्रुप से एक 2 बाहर निकल जाएगा, इन तीनों ग्रुप से एक 2 बाहर निकल जाएगा, ये 3 अंदर ही फंस जाएगा। समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है यहाँ पे। तो 2 बाहर निकल गया, 3 बाहर निकल गया, और क्यूब रूट के अंदर एक 3 बच गया। समझ रहे हैं। नीचे भी देखिए प्लस करके, ऊपर पहले देख लीजिए, ये 3 का ग्रुप बना रहा है 7 7 7, तो 7 बाहर निकल जाएगा, लेकिन एक 3 अंदर क्यूब रूट के अंदर फंस जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे भी देखिए, नीचे भी वही होगा। यहाँ पे ये 3 का ग्रुप बना रहा है, ये भी 3 का ग्रुप बना रहा है, ये भी 3 का ग्रुप बना रहा है, लेकिन एक 3 अंदर फंस जाएगा। बाहर में 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख देना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख देना है, और क्यूब रूट के अंदर एक 3 फंसा रह जाएगा। उसी तरह से चौथा जो टर्म है उसमें भी देखिए, ये 3 का ग्रुप बना रहा है, ये भी 3 का ग्रुप बना रहा है, एक 3 अंदर फंसा रह जाएगा। तो यहाँ पे पहला वाला ग्रुप से एक 3, दूसरा ग्रुप से एक 3, और एक 3 क्यूब रूट के अंदर ही फंसा रह गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो फंसा रह गया ना, ये सब कट जाएगा। कैसे कटेगा, क्या डायरेक्टली ऐसे ऐसे काट देंगे, ऐसे नहीं काटना है। यहाँ मल्टीप्लाई थोड़ी है जो ऐसे ऐसे काट देंगे आप डायरेक्टली। यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, इस टर्म में भी क्यूब रूट ऑफ 3 है, इस टर्म में भी क्यूब रूट ऑफ 3 है, तो कॉमन आ जाएगा ना, इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, पहले टर्म में बचा 2 इंटू 3 यानी कि 6, दूसरे में बचा 7, बीच में प्लस है तो 6 + 7 हो गया। उसी तरह से नीचे भी कॉमन ले लेंगे, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3 दोनों से कॉमन आ जाएगा। पहले में बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 2 दूनी 4 या 12, और दूसरे टर्म में बचेगा 3 3 जा 9, तो 12 और 9 बचेगा। क्यूब रूट ऑफ 3 बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा 12 + 9। अब हम लोग इसको काट सकते हैं, यहाँ पर हो गया 7 6 13, और 12 और 9 एक जोड़ देंगे 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 13/21 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए ऐसे सॉल्व किया है, जो जो 3 का ग्रुप बना रहा था सिंपली आपको उसको ऐसे बाहर कर देना है, एक्सपेंड करने का ज़रूरत नहीं है। 3 का ग्रुप बना रहा है, ये बाहर चला जाएगा। इसमें भी 3 का ग्रुप बना रहा है, लेकिन एक 3 बच रहा है, तो उसको केवल रख लेंगे अंदर, बाकी बाहर चले जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 हो गया, अंदर में क्यूब रूट ऑफ 3 रह गया। उसी तरह से यहाँ 7 बाहर, अंदर क्यूब रूट ऑफ 3। अब क्यूब रूट ऑफ 3 को कॉमन ले लिया है, 6 + 7 बचा। यहाँ भी कॉमन ले लिया क्यूब रूट ऑफ 3 को, अंदर में 12 + 9 बचा, ये दोनों कट गया, ऊपर 13 नीचे 21, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बिल्डर विद अ मैन पावर ऑफ 390 men कैन कंप्लीट अ वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इन 8 months। एक बिल्डर के पास 390 लोग हैं और वो बिल्डिंग बनाने का काम 8 महीने में पूरा कर सकता है। द ओनर्स आज द बिल्डर टू कंप्लीट द जॉब इन 6 months। ओनर ने कहा कि मुझे ये काम 6 महीने में ही कंप्लीट चाहिए। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैन पावर इंक्रीज्ड बाय द बिल्डर टू कंप्लीट द जॉब इन द गिवन टाइम। अब इसको कितना मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा, दोनों बातों में अंतर है। इसमें ये नहीं पूछा है कि कितने लोग चाहिए ताकि काम 6 महीने में कंप्लीट हो जाए, इसमें पूछा है कि कितने और लोग चाहिए, कितने एक्स्ट्रा लोग चाहिए। तो हम लोग पहले निकालेंगे कि कितने लोग चाहिए ताकि काम 6 महीने में कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद उसमें से 390 को माइनस कर देंगे, क्योंकि इतने लोग तो ऑलरेडी हैं, जो एक्स्ट्रा चाहिए उसी को ना हमें बताना है। इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ मैन दिया गया था कि 390 लोग थे,
और वो उस काम को 8 महीने में पूरा कर सकते थे। टेबल बना लेंगे, ऊपर लिख देंगे टाइम इन मंथ्स, नीचे लिख देंगे नंबर ऑफ मेन। जब 390 लोग थे तो 8 महीने में काम पूरा होता था। अब 6 महीने में ही काम पूरा करना है तो कितने लोग होंगे, तो यहाँ पे x बैठा दिए। अब हमें देखना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स वेरिएशन है। ज़्यादा लोग काम करने वाले होंगे तो काम जल्दी ख़त्म होगा, कम समय लगेगा, और कम लोग काम करने वाले होंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। मतलब एक के बढ़ने से दूसरा घट जा रहा है, एक के घटने से दूसरा बढ़ जा रहा है, तो ये इन्वर्स वेरिएशन है। इन्वर्स वेरिएशन के केस में हमें पता है कि प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। 8 इंटू 390 शुड बी इक्वल टू 6 इंटू एक्स। ये हम लोग लिखेंगे, इक्वेशन हम लोग का रेडी। सॉल्व करेंगे इसको, x का वैल्यू 520 आ जाएगा। इससे हमें क्या पता चला कि 8 महीने में काम ख़त्म हो रहा था जब 390 लोग थे। अगर 6 महीने में ही काम ख़त्म करना है तो हमें 520 लोग चाहिए। x का वैल्यू 520 निकला ना, हमें 520 लोग चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाउ मेनी पीपल्स आर रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, और कितने लोग एक्स्ट्रा चाहिए। तो 520 में से 390 को घटा देंगे, 130 लोग और एक्स्ट्रा चाहिए। द स्ट्रेंथ ऑफ मेन पावर इंक्रीज्ड बाय 130 पीपल। 130 लोगों को और बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो काम 8 महीने की जगह 6 महीने में हो पाएगा। इसमें भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन है। अ ट्रेन 380 मीटर लॉन्ग इज रनिंग बिटवीन दिल्ली टू मथुरा एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स विल इट टेक टू क्रॉस अ 160 मीटर लॉन्ग ब्रिज। 160 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, जो स्पीड हमें दिया है ना, सबसे पहले तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि अगर 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 72 इंटू 5/18, और मीटर पर सेकेंड ये बन जाएगा 18 से 4 बार में 4 पंचे 20, तो ये बन गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो हर सेकेंड ये 20 मीटर चल रही है गाड़ी। इस तरह से हमें डेटा पता चल गया। हम आपको क्रैश कोर्स में बताए थे कि 2 तरह का क्वेश्चन आता है। ट्रेन को एक पोल पार करना पड़ता है और ट्रेन को एक ब्रिज पार करना पड़ता है। दोनों में डिस्टेंस को अलग अलग तरह से निकालते हैं। अगर ट्रेन पोल पार कर रही है, ध्यान से देखिएगा, एक ट्रेन है जिसको इस पोल को पार करना है, तो ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा। ट्रेन को अपने लेंथ के बराबर ही चलना पड़ेगा। डिस्टेंस जो है ट्रेन की लंबाई के बराबर ही हो जाएगी। ट्रेन अपने लंबाई के बराबर चलेगी, पोल पार हो जाएगा। लेकिन अगर इसी ट्रेन को एक ब्रिज क्रॉस करना है, जैसे कि ये ब्रिज है, ठीक है, इस ट्रेन को ये ब्रिज क्रॉस करना है, तो ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा। पहले तो ट्रेन को अपने लेंथ के बराबर चलना पड़ेगा, चल गया अपने लेंथ के बराबर। अब फिर उसको ब्रिज के लेंथ के बराबर और आगे जाना पड़ेगा, उसके बाद ये जो ब्रिज है पूरी तरह से क्रॉस होगा। तो इस तरह से उसको 2 डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। यहाँ पे ब्रिज क्रॉस कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन का लेंथ डेट इज़ 380 मीटर प्लस ब्रिज का लेंथ डेट इज़ 160 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 540 मीटर्स। स्पीड ऑलरेडी अभी हम निकाल के बताए 20 मीटर पर सेकेंड। और आपको पता है यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है ना। टाइम इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे। तो यहाँ पे टाइम ही तो निकालना है, हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 540 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है 20, कट जाएगा 2 से ये कट जाएगा 27 बार में, 27 सेकेंड हमारा आंसर हो गया। इसका स्टेटमेंट देख लीजिए कैसे कैसे लिखा है। सबसे पहले मान लिया है कि मान लेते हैं कि x सेकेंड में ट्रेन जो है ब्रिज को क्रॉस कर जाती है। ट्रेन की लंबाई है 380 मीटर, ब्रिज की लंबाई है 160 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा क्रॉस करने के लिए। अपना डिस्टेंस तो चलना ही पड़ेगा अपने लेंथ के बराबर, साथ ही साथ ब्रिज को भी क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब टोटल 540 मीटर उसको चलना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। उसके बाद स्पीड दिया था 72 किलोमीटर पर आवर, उसको MKS यूनिट सिस्टम में बदलना पड़ता है, हम आपको बताए हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, और आवर को सेकंड बनाने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे। 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, इसीलिए। उसके बाद भी आपको 20 मीटर पर सेकेंड ही स्पीड मिल जाएगा। नेक्स्ट है PQRS इज अ ट्रेपीजियम। PQRS एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का क्या खासियत होता है कि इसमें 2 पैरेलल साइड्स होते हैं और 2 अनपैरेलल साइड्स होते हैं। हम लोग ट्रेपीजियम अक्सर ऐसे बनाते थे ना, इस तरह से बनाते थे, लेकिन इसी को रोटेट करके यहाँ दे दिया गया है।
अब इसको रोटेट भी कर दे तब भी तो रहेगा, तो वो ट्रेपीजियम ही ना। आगे बताया इफ़ x इज टू वाई इज इक्वल टू 3:4 एंड y बाई जेड इज इक्वल टू 4:5। अगर इन दोनों का रेशियो इतना है, इन दोनों का रेशियो इतना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो ये जो z एंगल यहाँ पे दिख रहा है इसका क्या वैल्यू होगा ये हमें बताना है। इसके लिए पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें x और y का रेशियो दिया है, डेट इज़ 3:4। उसके बाद हमें y और z का भी रेशियो दिया है, y बाई जेड इज इक्वल टू 4:5। इन दोनों का यूज़ हम करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या है। हमें z का वैल्यू निकालना है। अब याद कीजिए कि एक ट्रेपीजियम का क्या खासियत होता था। ट्रेपीजियम में ये दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं, राइट, और ये उसके लिए ट्रांसवर्सल हो गया। अब इन दोनों एंगल्स को हम क्या कहते हैं? इन दोनों एंगल्स को कहते हैं, पैरेलल लाइन वाला याद कीजिए कॉन्सेप्ट। इन दोनों एंगल्स को हम लोग कहते हैं को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। इसी कारण से ट्रेपीजियम में भी ये दोनों जो एंगल होता है आपस में सप्लीमेंट्री होता है। मतलब आप इन दोनों को जोड़िएगा तो 180 डेफिनेटली आएगा। मतलब यहाँ पे x प्लस वाई और z इन सब को जोड़ने के बाद हमें 180 डिग्री मिलना चाहिए। तो इक्वेशन तो हमारा बन जाएगा, है ना। हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल है। हम लोग के क्लास में था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स आ गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे? क्या इसको सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन बोल देंगे? नहीं, उसके लिए हमें यहाँ पे दिया गया है कि लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को 1 वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करें। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमें z का वैल्यू निकालना है। तो z को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, हम लोग x और y को चेंज करेंगे। इन दोनों को हम z बना देंगे। पहले इस इक्वेशन को देखिए, अगर हम z को उधर भेज दें तो ये क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे मिलेगा y इक्वल टू 4/5 z मिलेगा ना। z इधर डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो y इक्वल टू 4/5 z। तो जहाँ y है वहाँ पे 4/5 z लिख सकते हैं। अभी x को रहने देते हैं, x प्लस y जहाँ है वहाँ पे 4/5 z लिख दिए, प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब पहले था लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, अब हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहाँ पे x बचा हुआ है, इसको हमें गायब करना है। उसके लिए ये वाला इक्वेशन देखिए, x बाई वाई इज इक्वल टू 3/4 है, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू 3/4 वाई। तो जहाँ x है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3/4 वाई प्लस इधर था 4/5 z प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी भी देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, y भी है z भी है। x को हमने y में ही कन्वर्ट किया है अभी, लेकिन y को अभी जस्ट हमने z में कन्वर्ट किया था, और y को z में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? जहाँ y है वहाँ पे 4/5 z लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y की जगह 4/5 z, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 4/5 z प्लस 4/5 z प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3/4 जा 12 बाई 4/5 जा 20 z प्लस 4/5 z प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एलसीएम सबका ले लेंगे, सबका एलसीएम आ जाएगा 20। यहाँ पे ऊपर में 12z ही रहेगा, प्लस 5/4 जा 20, 4 टाइम्स में लगा 4/4 जा 16z, प्लस इसके नीचे तो 1 है, 1 से 20 टाइम में लगेगा, और 20 इंटू z हो जाएगा 20z, ठीक है, इज इक्वल टू 180। ऊपर में इन सबको जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 48z डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 180। 20 उस साइड चले जाएगा, 48z इज इक्वल टू 180 इंटू 20। उसके बाद हम लिख सकते हैं इसको आगे कि z इज इक्वल टू 180 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 48। 6 से ये कट जाएगा, 6 8 जा 48, 6 3 जा 18 होता है तो 30 टाइम में कट जाएगा। 4 से अब कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और 2 से ये कट जाएगा 15 बार में। तो z का वैल्यू हमें मिल गया 15 इंटू 5 यानी कि 75। इस क्वेश्चन में हमें z का ही वैल्यू पूछा था कि ये वाला एंगल कितना आएगा, और z का वैल्यू हमने निकाल लिया 75 डिग्री। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका स्टेटमेंट देख लीजिए, उसी तरह से किया है। पहले रेशियो जो जो दिया था उसको लिख दिया, उसके बाद बताया कि ये दोनों पैरेलल है और PS जो है ट्रांसवर्सल है। अगर ऐसा है तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर कहलाएंगे और दोनों का सम 180 होगा। उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 आ जाएगा। धीरे धीरे हमें इस 3 वेरिएबल वाले इक्वेशन को कन्वर्ट कर देना है 1 वेरिएबल वाले में, और उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है? उसके लिए हमें
रेशियोज दिए गए हैं, कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हमें सिंपली z मिल जाएगा। जिसका वैल्यू निकालना है उसको ही रखेंगे, बाकी सबको चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि z वाले को ही चेंज मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा। रेन वाटर विच फॉल्स ऑन क्यूबॉइडल रूफ ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड ब्रेथ 4 मीटर इज ट्रांसफर्ड इनटू सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ इंटरनल रेडियस 50 सेंटीमीटर। What will be the height of water in the cylindrical tank if the rainfall is 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर बारिश हुई है, यानी कि जब छत पे पानी गिरा तो उसका ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर होने वाला है। अब यहाँ पे छत का लंबाई चौड़ाई हमें दिया है, छत का लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई उसका है 4 मीटर। तो इस तरह से छत होगा और इस पर 2 सेंटीमीटर बारिश हुई, यानी कि पानी का इस तरह से हाइट हो जाएगा। तो ये क्यूबॉइडल शेप में बन जाएगा ना, इस तरह से। अब इसका जो वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बरसा है बारिश में, और उसी पानी को फिर ट्रांसफ़र किया गया है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में, सिलेंड्रिकल टैंक में। अब इस सिलेंड्रिकल टैंक में जब पानी को भरा गया तो पानी एक सर्टेन हाइट तक जाएगा, ठीक है, सर्टेन हाइट तक पानी जाएगा। हमें उस पानी का हाइट ही निकालना है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमें करना क्या होगा। हमें इसका रेडियस भी दिया है, इसका रेडियस जो है 50 सेंटीमीटर है। सबसे पहले कितना बारिश हुआ है उसका वॉल्यूम हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। जितना बारिश पानी हुआ है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, उस वॉल्यूम को इससे इक्वेट कर देंगे, क्योंकि वही पानी ना यहाँ पे गया है, वॉल्यूम थोड़ी बदलेगा। जितना जितना वॉल्यूम का पानी बरसा है वही वॉल्यूम का पानी नहीं इसमें जाएगा। तो इस सिलेंडर में जितना पानी भरा है उसका वॉल्यूम उतना ही होगा। तो यहाँ पे पहले वॉल्यूम निकालेंगे, उस वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे इस सिलेंडर में भरे पानी के वॉल्यूम से, जिसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बेस एरिया इंटू हाइट h, जिसमें कि बेस एरिया तो हमें पता है, रेडियस जब पता है तो पाई आर स्क्वायर, और हाइट नहीं पता है तो वो हाइट पता चल जाएगा क्योंकि वॉल्यूम ऑलरेडी हमें पता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। छत का लंबाई 6 मीटर है, पहले उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स हैं ना, तो सिमिलर यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। छत का लंबाई 600 सेंटीमीटर, छत का चौड़ाई 400 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर बारिश हुई, तो यहाँ पे एक क्यूबॉइडल शेप फॉर्म होगा, और उस क्यूबॉइडल शेप का जो वॉल्यूम है वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करने से मिल जाएगा। 600 गुना 400 गुना 2, यानी कि इतना सेंटीमीटर क्यूब बारिश हुआ। अब ये हो गया पानी का वॉल्यूम। यही पानी ना अब जाके टैंक में भरेगा। जब यही पानी टैंक में भरेगा तो टैंक में भरने के बाद भी उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, मतलब टैंक का वॉल्यूम भी सेम यही रहने वाला है। यहाँ पे लिखेंगे कि वाटर को ट्रांसफ़र किया जा रहा है सिलेंड्रिकल टैंक में जिसका रेडियस है 50 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 48 4 बार 0 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर ये सिलेंड्रिकल टैंक है कुछ इस तरीके से, तो उसका बेस एरिया कितना हो जाएगा, बेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और उसका हाइट हो जाएगा, अगर पूरे ऊपर तक भरा है और उसका हाइट अगर एच है तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा उसका वॉल्यूम। तो वही यहाँ पे फॉर्मूला बैठाया है। इसमें हमें पाई पता ही है 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 50 इंटू 50 सेंटीमीटर, एच बस पता नहीं है कि उसका हाइट कितना है, जितना तक पानी भरा हुआ है उसका हाइट कितना है, एच नहीं पता। तो उस वॉल्यूम से इक्वेट करेंगे इस वॉल्यूम को, दोनों बराबर ही होना चाहिए। एच नहीं पता है तो एच का वैल्यू निकालने के लिए इसको उस साइड भेज देंगे, 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और 22 50 और 50 ये सब नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हमें पता चल जाएगा हाइट उसका 61.09 सेंटीमीटर। मतलब वो कंटेनर जो है, सिलेंड्रिकल टैंक जो है, उसका हाइट एक्चुअल में कितना रहा होगा, 61.09। और अगर हाइट ज़्यादा भी रहा होगा तो पानी इतने तक भरा होगा। समझ रहे हैं, पानी का हाइट जो है, हमें पानी का हाइट ही पूछा था ना, तो पानी का हाइट 61.09 सेंटीमीटर ही होगा अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसमें क्या है, फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स द जैक क्वीन एंड किंग ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड, द रिमेनिंग कार्ड्स आर शफल्ड, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वन कार्ड दैट इज अ ब्लैक क्वीन, एन एस एंड अ रेड जैक। सबसे पहले तो आप कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। 52 प्लेइंग कार्ड्स के डेक को 4 अलग अलग सूट्स में डिवाइड किया जाता है, और हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, 13 चौक 52, 13 4 जा 52 हो गया ना। पहला जो सूट होता है वो होता है स्पेड्स का, दूसरा सूट हर्ट्स का, तीसरा डायमंड्स का, और चौथा क्लब्स का। स्पेड में पान का पत्ता बना होता है, हर्ट में हर्ट ही बना होता है, डायमंड में इस तरह का शेप बना होता है, और क्लब्स में इस तरह का,
ये वाला जो शेप है वो क्लब्स का शेप है। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि स्पेड और क्लब्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और हार्ट और डायमंड जो होता है वो रेड कलर का होता है। याद कर लीजिए, हार्ट तो रेड रहेगा ही, सिंपल सी बात है, और डायमंड भी रेड होता है जो कि यूजुअली होता नहीं है। हार्ट और डायमंड दोनों कीमती चीज़ है, इसको आप रेड याद कर लीजिए। स्पेड और क्लब वो दोनों ब्लैक होता है। कैसे भी कोई भी लॉजिक लगा के आप याद कर लीजिए। दूसरा ये लिस्ट, 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड हर्ट रेड, स्पेड, क्लब ब्लैक। सब में एक किंग, क्वीन, जैक, एस और नंबर कार्ड्स होते हैं। इसमें भी किंग, क्वीन, जैक, एस नंबर कार्ड्स होते हैं। सेम इसमें भी। इस वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें सारे 52 कार्ड्स के इमेज दिए गए हैं। हर कार्ड के सेट में, हर कार्ड के सूट में आपको किंग, क्वीन, जैक और एक एस मिलेगा और बीच में नंबर कार्ड्स मिलेंगे। इसी तरह से हर सूट में आपको देखने को मिलेगा। पहले ही आपको बताया कि 2 सेट होता है रेड कलर का और 2 सेट होता है ब्लैक कलर का। रेड में हार्ट और डायमंड होता है, ब्लैक में स्पेड और क्लब होता है। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले 52 कार्ड्स में से कुछ कार्ड्स को हटाया गया है। जैक, क्वीन और किंग ऑफ स्पेड्स को हटाया गया है। मतलब स्पेड वाले जैक को, स्पेड वाले क्वीन को और स्पेड वाले किंग को हटा देना है। सबसे पहले 3 कार्ड्स हट जाएंगे तो 52 में से 3 सबसे पहले माइनस कर दीजिए। 52 माइनस 3 यानी कि रिमेनिंग कार्ड्स हो गए हमारे 49। अब इसी 49 में से कुछ कार्ड्स को निकालना है और प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहले तो सबके नीचे 49 ही आएगा, 52 नहीं आएगा इन सब के आंसर में। ठीक है, सबके नीचे 49 आएगा। अब देखिए ब्लैक क्वीन आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ब्लैक क्वीन कितने बचे, यहाँ पे स्पेड वाले क्वीन को तो हटा दिया गया है। स्पेड होता है ब्लैक कलर का, तो ब्लैक क्वीन तो अब बचा एक। यहाँ पे स्पेड वाले क्वीन को हटा लिया गया है। जब स्पेड वाले क्वीन को, किंग को और जैक को हटा ही लिया गया तो ब्लैक क्वीन कितनी बचे रिमेनिंग कार्ड्स में। ब्लैक क्वीन तो एक ही बची ना, तो एक ब्लैक क्वीन आउट ऑफ 49। तो यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/49। दूसरा देखिए एस आने का प्रोबेबिलिटी, एस को तो नहीं हटाया गया है ना। और टोटल 52 कार्ड्स में 4 एस होते हैं, 2 रेड कलर का और 2 ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे एस आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/49, सिंपल। उसके बाद रेड जैक आने का प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे जैक को हटाया गया था लेकिन जैक स्पेड्स का जैक हटा था। स्पेड होता है ब्लैक कलर का, अभी हम आपको बताया स्पेड और क्लब ब्लैक कलर का होता है। रेड जैक आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड जैक तो अभी दोनों है ना, इसमें भी रेड जैक है डायमंड वाले में और इसमें भी रेड जैक है हार्ट वाले में, इन दोनों को नहीं हटाया गया है। तो रेड जैक आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2 आउट ऑफ 49, 2 आउट ऑफ 49। तो इस तरह से 1/49, 4/49, 2/49 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी देखिए आंसर लिख दिया है 1/49, 4/49 और 2/49। इसका एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, अगर आपको कार्ड्स वाला सीन याद नहीं रहता है तो मे बी उसका ऑप्शनल में ऐसा क्वेश्चन भी दिया रहेगा। इसमें बोला है अ पिगी बैंक कंटेन्स नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ एज गिवन बिलो। बहुत सारे कॉइन्स है, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, और हर कॉइन की संख्या कितनी है वो भी दे दी गई है। 2 रुपये का 20 कॉइन है, 5 रुपये का 14 कॉइन है, 10 रुपये का 16 और 20 रुपये का 10 कॉइन है। आगे बोला गया है कि इफ़ अ कॉइन इज टेकन आउट एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इज ऑफ 5 रुपीज़, 10 और 2 रुपीज़, नॉट अ 20 रुपीज़ कॉइन। सबसे पहले तो टोटल कॉइन निकाल लीजिए। टोटल कितने कॉइन है, 10, 16, 26, 26, 10, 36 और 4, 40, 40, 20, 60। तो टोटल 60 कॉइन्स हो गए। सबसे पहले हमें 5 रुपीज़ के कॉइन आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 60 कॉइन्स में 5 रुपीज़ वाले कितने कॉइन्स हैं, तो 14 कॉइन्स हैं। तो यहाँ पे 5 रुपीज़ के कॉइन आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 14 आउट ऑफ 60। दूसरे में बोला है कि या तो 10 रुपये का कॉइन आ जाना चाहिए या तो 2 रुपये का कॉइन आ जाना चाहिए, और यहाँ पे दिया है ना, तो ये भी आए तो भी चलेगा, ये भी आए तो भी चलेगा। इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो 10 रुपये का कितना कॉइन है, 16, 2 रुपये का कितना कॉइन है, 20, दोनों मिला के कितने हो गए, 36। तो इसका आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 36 आउट ऑफ 60। तीसरे में बोला है नॉट अ 20 रुपीज़ कॉइन, 20 रुपये का सिक्का नहीं होना चाहिए। तो इसको 2 तरह से निकाल सकते हैं। अब देख लीजिए कि कितने ऐसे सिक्के हैं जो कि 20 रुपये के नहीं हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछा है कि 20 रुपया सिक्का नहीं आने का प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप 20 रुपये के सिक्का के आने का प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 1 में से घटा दीजिए। हम एग्जाम्पल में भी बताए थे जब क्रैश कोर्स कर रहे थे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली निकाल के बताते हैं कि 20 रुपये का सिक्का नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो कितने ऐसे सिक्के हैं जो कि 20 रुपये के नहीं हैं, टोटल 60 सिक्के हैं
जिसमें से 10 सिक्के जो हैं 20 रुपए के हैं और बाकी के 50 सिक्के 20 रुपए के नहीं हैं। तो नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 50/60। 60 में से 50 चांस है जो कि वो 20 रुपए का सिक्का नहीं आएगा। तो इस तरह से तीनों का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन ऐसे इसको नहीं छोड़िएगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके छोड़िएगा, ठीक है। तो ये पहला वाला जो होगा ये हो जाएगा 7/30। दूसरा वाला कट कुट के कितना हो जाएगा 18/30। पहले कट के 2 से कटेगा तो 18/30 होगा, फिर 2 से कटेगा तो 9/15 होगा, और कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, तो 3/5 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला तो 0 0 कट जाएगा, 5/6 ही आंसर रह जाएगा। तो 7/30, 3/5, 5/6, इस तरह से 3 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ऐसे लिखना है 7/30, उसके बाद 3/5 और 5/6, इस तरह से 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें लीनियर ग्राफ बनाना है। बहुत सिंपल है, टेबल हमें दिया ही है, हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है और सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, ग्राफ बन जाएगा। फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नोफॉल इन डिफरेंट ईयर्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। प्लॉट अ लीनियर ग्राफ टू इलस्ट्रेट दिस इन्फॉर्मेशन। ग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, कैसे दिया है, ध्यान से देखिए। ईयर दिया है 2013, 14, 15, 16, 17, और नंबर ऑफ डेज की कितने दिन एक महीने में स्नोफॉल हुआ है। 20 दिन हुआ है, 18 दिन हुआ है, 16 दिन, 16 दिन, 15 दिन। तो 2 एक्सिस हम लोग बना लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ईयर्स को डाल देंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ईयर्स को डाल देंगे 2013, 2014, 15, 16, 17। आप पूरा पूरा लिखिएगा, हम समझाने के लिए शॉर्ट में बना रहे हैं। उसके बाद ये डाटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 15 से लेकर 20 तक वेरी कर रहा है ना, तो यहाँ पे 15 लिख देते हैं, 16, 17, 18, 19, 18 के बाद 19, 20, 21, ठीक है, सब कवर हो जाएगा। अब देखिए 2013 में 20 है, तो 2013 के सामने और 20 के सामने यहाँ पे पहला पॉइंट आएगा। 2014 में 18 है, तो 2014 के सामने और 18 के सामने यहाँ पे दूसरा पॉइंट आएगा। 2015 में 16 है, तो 2015 के सामने और 16 तो नीचे ही है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट आएगा। फिर 2016 में कितना है, 16 ही है, तो ये भी यहीं पे आएगा इसी सामने। और 2017 में कितना है, 15 है, तो एक नीचे यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सारे पॉइंट्स को मार्क करेंगे और उसके बाद स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ऐसे मैच कर देंगे, बन जाएगा हमारा ग्राफ। अच्छा, ये वाला लाइन जो हम ड्रॉ किए ना, इसको या तो डॉटेड में कीजिएगा या तो कीजिएगा ही मत, ठीक है। या तो डॉटेड में करना है या तो करना ही नहीं है, सिर्फ पॉइंट को सामने सामने मिला के मार्क कर लेना है और उसके बाद उसको मिला देना है। तो इस तरह से आपका बस लाइन बन जाएगा, हो जाएगा ग्राफ। विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी है, सबको ये नहीं बनाना होता है। इसमें बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2, 3, 5, 2 शुड बी डिवाइडेड सो डैट द रिजल्टेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको किससे डिवाइड किया जाए ताकि जो आंसर आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। हम आपको बताए थे कि अगर डिवाइड किससे किया जाए ये पूछे या मल्टीप्लाई किससे किया जाए ये पूछे, तो आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, आपको पता चल जाएगा कि किससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर पूछा जाए कि इसमें क्या ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तब आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2, 2 × 2, 3 और 7 × 7। इससे हमें पता चल रहा है कि हम अगर इसको 3 से डिवाइड कर दें, अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा और जो नंबर बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम वही लिखेंगे कि इस ग्रुपिंग करने के बाद हमें पता चला कि 3 जो है लेफ़्ट आउट है। अगर हम इस नंबर को 3 से डिवाइड कर दें तो इसके अंदर जो ये 3 बचा हुआ एक्स्ट्रा वो कट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा और जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। अब चलिए सेक्शन 4 पे आते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय x-4 एंड वेरीफाई योर आंसर। x-4 से इसको डिवाइड करना है और फिर आंसर को वेरीफाई भी करना है। सबसे पहले तो आपको इस तरह से डिवाइड करना है। अगर आपको ऐसा डिवीजन नहीं आता है तो क्रैश कोर्स वाले वीडियो में हम बताए थे, पॉलिनोमियल्स चैप्टर का था शायद, आप उसको देख लीजिएगा और उसमें स्टेप बाय स्टेप हम बताएं कि कैसे डिवाइड होता है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
डिवाइड करेंगे आपको यहाँ पे कोशेंट भी मिल जाएगा और रिमाइंडर भी मिल जाएगा। कोशेंट और रिमाइंडर मिल जाएगा, उसके बाद आपको वेरीफाई भी तो करना है। तो कोशेंट मिल गया इतना, रिमाइंडर मिल गया इतना। वेरिफिकेशन के लिए हमें पता है, बचपन से ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हम लोग यहाँ पे इसको LHS मान लेंगे और इस पूरे को RHS मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे LHS RHS बराबर होना चाहिए। RHS को सॉल्व करेंगे, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और सॉल्व करने के बाद वो LHS यानी कि डिविडेंड के बराबर ही आ जाएगा। LHS RHS बराबर हो जाएगा, लिख देंगे हेंस इट इज़ वेरीफाइड। इतना ही हमें करना होगा। नेक्स्ट है 33। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से इसको समझिएगा। मनोहर हैड 6,72,500 रुपीज़, इतना रुपया उसके पास था। ही इन्वेस्टेड 3,60,000 रुपीज़ इन म्यूचुअल फंड, वो इतना रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है। विच पेज हिम 9% इंटरेस्ट पर एनम, उसको साल भर का 9% इंटरेस्ट मिलता है और इसका कंपाउंडिंग भी एनुअली होता है। साल के एंड में ही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, साल में एक ही बार। एंड ही इन्वेस्टेड रेस्ट ऑफ द मनी इन अनदर कंपनी विच पेज हिम 8% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बचा हुआ पैसा वो दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है जहाँ पे उसको 8% साल का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडिंग हाफ ईयरली बेसिस पे होता है। मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। पूरे साल में एक बार बीच में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, एक बार साल के एंड में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर। 1.5 ईयर के बाद, 1.5 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको अपने दोनों इन्वेस्टमेंट से टोटल इंटरेस्ट हमें बताना है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं, हर एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा कि हम लोग क्या करेंगे, क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें दिया था कि मनोहर के पास इतना अमाउंट था, 6,72,500 रुपया। यहाँ पे मनमोहन लिख दिया मनोहर की जगह, ऐसा मत कीजिएगा। उसने इन्वेस्ट कर दिया 3,60,000 रुपया एक म्यूचुअल फंड में। सबसे पहले हम लोग इस इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट वो कमाया वो निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 9% पर एनम, और यहाँ पर एनुअली कंपाउंडिंग हो रहा है, साल में एक बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा एंड में। टाइम है 1.5 साल। 1.5 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम लोग डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दें तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 1 + R/100 रेज टू द पावर T। अब यहाँ पे अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो T के जगह पे एक फ्रैक्शन आएगा, क्योंकि 1.5 साल है ना, तो 1.5 साल का मतलब हुआ 3/2 ईयर्स। 3/2 अगर आप डालेंगे यहाँ पे पावर में 3/2, तो हो सकता है कि सॉल्व करने में दिक्कत हो। वैसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे अंदर में परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, 2 और 2 कट जाएगा और उसके बाद जो बचेगा उसका क्यूब कर दीजिएगा। अब वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरे मेथड को अपनाया गया है क्योंकि 1.5 साल है, फ्रैक्शनल पावर ना आए उसको अवॉइड करने के लिए। तो पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा P इंटू R इंटू T/100। प्रिंसिपल था इतना 3,60,000, रेट था 9% पर एनम, टाइम है 1 साल, /100। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा पहले साल का 32,400। अब ये जो इंटरेस्ट आया ना सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट निकाल लेंगे 3,92,400। 1 साल के बाद अमाउंट इतना हो चुका है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट ही रहता तो अगले साल के लिए, जब पहला साल ख़त्म होकर अगला साल शुरू होता, फिर भी प्रिंसिपल इतना ही रहता, 3,60,000 ही रहता। लेकिन अब जो है अगले साल के लिए प्रिंसिपल बदल जाएगा क्योंकि कंपाउंडिंग हो रहा है ना यहाँ पे, तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। तो अगले 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट निकालने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उतना ही रहेगा। यहाँ गलती से लिख दिया है 9/2, 9/2 नहीं होगा, 9% ही होगा अगले साल के लिए भी। इंटरेस्ट रेट 9% है, प्रिंसिपल बढ़ चुका है, अब 3,92,400 रुपया हो चुका है। तो यहाँ पे P इंटू R इंटू T/100 कर देंगे। प्रिंसिपल है 3,92,400, P हो गया, इंटू रेट कितना है 9% पर एनम, इंटू टाइम कितना है हाफ ईयर, है ना, आधे साल के लिए है ना, 6 महीना यानी कि आधा साल। तो हाफ ईयर का 1 ऊपर रहेगा, 2 नीचे चला जाएगा, डिवाइड बाय 100 तो रहता ही है, तो 100 रहेगा ही। वही एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो अगले 6 महीने का इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा 17,658 रुपया। तो पहले साल का इंटरेस्ट भी निकाल लिए, दूसरे साल का भी इंटरेस्ट निकाल लिए, दोनों इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा 50,058 रुपया। अच्छा, यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड क्यों नहीं किए, 6 महीना का ही है तो क्यों नहीं किए। कंपाउंडिंग अगर हाफ ईयरली होता तो हम लोग डिवाइड करते, कंपाउंडिंग एनुअली ही हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन एनुअल रेट से ही हो रहा है, टाइम बस कम है, 6 महीना का टाइम लिया गया तो टाइम को केवल हम लोग
1/2 ईयर लिखेंगे, लेकिन रेट को आधा नहीं करेंगे। रेट को आधा करने का मतलब हुआ कि आप हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कर रहे हैं। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग थोड़ी हो रहा है पहले केस में। वो चीज़ हम देखिएगा दूसरे वाले केस में करेंगे, जो बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट हुआ है ना, उसमें करेंगे वो चीज़। अब देखिए रिमेनिंग अमाउंट कितना है। 6,72,500 था, उसमें से 3,60,000 तो इन्वेस्ट हो चुका था अलग, तो 3,12,500 अब इन्वेस्ट करना है। उसको इन्वेस्ट करना है 8% पर एनम के रेट से, और हाफ ईयरली कंपाउंडिंग यहाँ पे होने वाला है 4% पर हाफ ईयर के रेट से, और टाइम हमें दिया है 1.5 साल, उसको भी हाफ ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। वहाँ पे हमें रेट दिया था क्वेश्चन में 8%, और 8% पर एनम था, है ना, 8% पर एनम था। हम उसको हाफ ईयरली के हिसाब से पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4% पर हाफ ईयर, और टाइम को भी हाफ ईयर के हिसाब से लिखेंगे, तो 1.5 साल में 3 हाफ ईयर होता है। एक हाफ ईयर का मतलब हुआ 6 महीना, और 1.5 साल में 3 बार 6 महीना आता है, तो 3 हाफ ईयर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला बैठाएंगे, P इंटू 1+R/100। सिंपल इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट निकालना है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो डायरेक्टली आप अमाउंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। बाद में अमाउंट जो आएगा उसमें से प्रिंसिपल को घटा दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला लगा दिया है, जिससे कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही बार में निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है P इंटू होल मल्टीप्लाइड बाई 1+R/100 रेज टू द पावर T-1। ये फार्मूला भी आपको हम पढ़ाए थे। तो इसमें सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, उसके बाद हमें डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट जो है मिल जाएगा 1.5 साल का 39,020 रुपीज़। तो पहले था 50,058 रुपया, और बाद में आया 39,020 रुपया। दोनों को जोड़ के इतना इंटरेस्ट वो कमाया 89,078 रुपीज़। इसका एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी है। कमला बोरोड फ्रॉम रतन अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन डेट फॉर 2 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट। कमला रतन से कुछ पैसे लेती है, कितना लेती है वो नहीं पता, और किस रेट पे वो पैसे लेती है वो भी नहीं पता, लेकिन 2 साल के लिए लेती है और सिंपल इंटरेस्ट पे लेती है। सी लेंट दिस सम एट द सेम रेट टू हरी फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। अब वो पैसे दूसरे से लेके एक तीसरे व्यक्ति को दे देती है, हरी को, और उसको देती है कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से। रेट भी सेम रहता है और टाइम भी सेम रहता है। सेम रेट और सेम टाइम के लिए केवल कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो हरी को पैसे दे देती है। एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, अब 2 साल बीत जाते हैं, शी रिसीव्ड 210 रुपीज़ एज कंपाउंड इंटरेस्ट। उसको हरी से 210 रुपया मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे, बट पेड 200 ओनली एज सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट उसको 200 रुपया ही पे करना पड़ता है, जो कि उसने किससे लिया था, रतन से लिया था। फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें सम पता करना है कि उसने एक्चुअल में लिया कितना रुपया था, और किस रेट पे उसने पैसे लिए थे वो भी हमें पता करना है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट उसको मिला 200 रुपया, है कि नहीं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में बैठा देंगे उसको, P इंटू R इंटू T/100। यहाँ पे प्रिंसिपल और रेट गायब है, लेकिन टाइम तो पता है ना, तो PR इंटू 2/100 इज इक्वल टू 200 हो जाएगा। उसके बाद हमें इक्वेशन मिल जाएगा, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो PR का वैल्यू, P इंटू R का वैल्यू 10,000 हमें मिल जाएगा। अब इसका हम आगे यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें दूसरे केस में दिया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 210 रुपया वो कमाती है, तो CI इक्वल टू 210 दिया है। CI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1+R/100 का होल स्क्वायर माइनस P। ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है ना, और अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल घटा देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही मिलेगा ना। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इसका वैल्यू 210 हमें दिया है। यहाँ पे ना तो P का वैल्यू हमें पता है, ना तो R का वैल्यू पता है, तो इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पे आराम से आपको सॉल्व करना है। पहले तो यहाँ पे A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको ब्रेक कर देना है, ये टूट जाएगा, A² + B² + 2AB। तो A² की जगह 1 आ जाएगा, B² की जगह इतना आ जाएगा, और 2AB की जगह इतना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे P इधर भी है इधर भी है, तो कॉमन लेके निकाल देंगे, तो यहाँ पे P की जगह 1 बचेगा ना। यहाँ पे A² करने से जो 1 आया था और ये जो -1 बचा था, ये दोनों खत्म हो जाएगा और बचेगा केवल इतना। अब इन दोनों में से R को कॉमन लेना है। R को जैसे कॉमन लेंगे तो R जो है P के साथ आ जाएगा, PR, और नीचे से 100 कॉमन ले लेना है, तो PR/100 हो जाएगा, और अंदर बचेगा R/100 + 2। अब देखिए PR का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे, ऊपर निकाले थे ना, P इंटू R का वैल्यू ऑलरेडी निकाले थे 10,000, तो यहाँ पे PR की जगह 10,000 पुट कर देंगे। पुट कर दिए, PR की जगह 10,000 पुट किए, जो जो कटने वाला था कट गया, और R/100 + 2 यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो हमें R का वैल्यू मिल जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, R का वैल्यू मिल गया 10%। अब जब R का वैल्यू 10% मिल गया,
तो पी आर का प्रोडक्ट हमें पता था 10,000, आर का वैल्यू 10 है तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,000। अब इससे हमें पता चल गया कि उसने कितने पैसे लिए थे, कमला ने 1,000 रुपये लिए थे और किस रेट पर उसने लिए थे, 10% के रेट पर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, इसमें बताया है इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड एंगल बी ए एम इज 36 डिग्री। एंगल बी ए एम ये वाला रहा, ये 36 डिग्री है एंड एंगल डी सी एम इज 54 डिग्री। एंगल डी सी एम ये रहा, ये 54 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए एम सी, हमें एंगल ए एम सी का मेजरमेंट पता करना है, ये वाला एंगल निकालना है। एंड रिफ्लेक्स ए एम सी, रिफ्लेक्स मतलब ये जो पीछे से एंगल बन रहा है उसी पॉइंट पे, ये एंगल भी हमें बताना है। इसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, हमें एक तीसरा पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि इस पॉइंट से क्रॉस करते हो और ये दोनों के पैरेलल हो, इन दोनों लाइंस के पैरेलल हो। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि एम पॉइंट से पास करती है और दोनों लाइंस के पैरेलल है। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसीलिए किया क्योंकि ऐसा करने के बाद ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, इसके बराबर ये एंगल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसके बराबर ये एंगल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये और ये भी तो पैरेलल है ना। तो इससे हमें ये मिल जाएगा, इससे हमें ये मिल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे टोटल एंगल पता चल जाएगा, समझे। तो ये हमारा चाल है। अब देखिए 36 इधर है तो ये भी 36 होगा अल्टरनेट इंटीरियर, ये 54 है तो ये भी 54 होगा अल्टरनेट इंटीरियर। अब दोनों को जोड़ दीजिए 36 और 54, 5 3 8 90, यहाँ पे टोटल 90 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों मिला के हो गया 90 डिग्री। अब ये रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा? आपको पता है कि टोटल एंगल होता है गोल वाला 360, जिसमें कि इधर 90 डिग्री है, तो इधर कितना होगा 360 माइनस 90 हो जाएगा, ये वाला एंगल 360 माइनस 90, सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको 270 डिग्री मिल जाएगा। तो एक आंसर हो गया आपका 90 डिग्री, दूसरा हो गया 270 डिग्री। इसके आंसर में आपको ऐसे लिखना है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक तीसरा लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एम से पास करता हो और दोनों दिए गए लाइंस के पैरेलल हो। जब उससे पास करेगा तो इस तरह का फिगर बन जाएगा। अब इस तरह का फिगर बन जाएगा तो आपको पता है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर। उसके लिए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आपको लिख देना है, ये सारा स्टेटमेंट आपको लिख देना है, देख लीजिए कैसे लिखा है। और एक आंसर आपको मिल जाएगा 270 डिग्री और एक आंसर मिल जाएगा 90 डिग्री। बस यही हमें पता करना था। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा है कि एक आर्मी ऑफिसर है, वो चाहते हैं कि उनके 36,581 सोल्जर्स एक स्क्वायर फॉर्म में खड़े हो जाएं, यानी कि जितने रो हो हर रो में उतने ही लोग होने चाहिए। इस तरह से एक स्क्वायर फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। आफ्टर अरेंजिंग देम ही फाउंड दैट सम ऑफ द सोल्जर्स आर लेफ्ट आउट। उनको अरेंज करने के बाद कुछ सोल्जर्स बच जाते हैं। क्यों बचते हैं? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होता तो बचता कैसे, है कि नहीं। हाउ मेनी सोल्जर्स आर लेफ्ट आउट, कितने सोल्जर्स बच गए ये पहले हमें पता लगाना है। हाउ मेनी सोल्जर्स वर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, कितने सोल्जर्स स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर दिए गए ये भी हमें पता लगाना है। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, हर रो में कितने सोल्जर्स है ये भी हमें पता लगाना है। इसके लिए सिंपली हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। जो रिमाइंडर लास्ट में बचेगा उतने ही सोल्जर्स बचेंगे। बचे हुए सोल्जर्स की संख्या मिल गई। अब उसके बाद हम लोग बचे हुए सोल्जर्स की संख्या को इस पूरे सोल्जर्स की संख्या में से घटा देंगे, तो जितना आंसर आएगा उतने सोल्जर्स स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर दिए गए। ये दूसरा का आंसर हो जाएगा। फिर बोला है फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, हर रो में कितने सोल्जर्स है। तो उसके लिए हम लोग जो बचा हुआ नंबर था ना, जो कि स्क्वायर फॉर्म में अरेंज हो गया, जो परफेक्ट स्क्वायर है, उसका हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे। फिर पता चल जाएगा कि हर रो कितने रोज की संख्या है या हर रो में कितने सोल्जर्स हैं। इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, टोटल सोल्जर्स इतने हैं, उसके बाद हमें स्क्वायर फॉर्म में इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये मेथड हम सिखाए थे क्रैश कोर्स वाले वीडियो में। अगर आपको नहीं आता है ये मेथड तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप उसको अच्छे से समझाए हैं। यहाँ पे डिवीजन करने के बाद आपको 100 रिमाइंडर मिल जाएगा, मतलब इसमें 100 एक्स्ट्रा सोल्जर्स थे। अगर ये 100 नहीं बचता तो तब तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता ना। तो 100 एक्स्ट्रा सोल्जर्स थे, ये हमें पता चल गया। नंबर ऑफ सोल्जर्स लेफ्ट आउट 100 और नंबर ऑफ सोल्जर्स अरेंज्ड क्या हो जाएगा, इस टोटल में से 100 को माइनस कर देंगे तो इतने सोल्जर अरेंज हो गए। अब हमें बोला है कि कितने रोज हैं, तो हम इसका ये जो परफेक्ट स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। अब इसका स्क्वायर रूट आप दोबारा निकालिए या यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। 191 में तो डिवाइड हो गया था ना 191 टाइम में, जो रिमाइंडर इतना बचा था। तो जब दोबारा आप इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 191 टाइम में ये पूरा 0 बचेगा।
अब रिमाइंडर 100 नहीं बचेगा क्योंकि 100 तो हमने उसमें से माइनस कर दिया ना, तो इस बार रिमाइंडर नहीं बचेगा। 191 बार में पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये जो नंबर है एक्चुअल में 191 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज हमें मिल गया 191, यही आंसर हो जाएगा। इसका एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 6 अंक का सबसे छोटा संख्या हमें बताना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, और फिर उसके बाद हमें उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, वो हो जाएगा 1 और उस पर 5 बार 0। अब देखिए अल्टीमेटली हमसे यहाँ पे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि 6 अंक का सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए, यानी कि हमें इसमें कितना जोड़ देना पड़ेगा ताकि परफेक्ट स्क्वायर ये बन जाए, ये पता लगाना है। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी नंबर में कितना जोड़ा जाए ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए या कितना घटाया जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जोड़ने घटाने वाला क्वेश्चन में हम लोग हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाते हैं। अगर पूछता कि कितना मल्टीप्लाई किया जाए या कितना से डिवाइड किया जाए, तब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपनाते हैं। तो यहाँ पे जोड़ने का बात आ रहा है, जोड़ने का बात निकल के आ रहा है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे और फिर पता चलेगा कि इसमें 489 का कमी आ रहा है। यहाँ पे देखिए 3900 आया था, यहाँ पे 7 डाला गया 627, तो 7 टाइम में इतना आया। अगर 6 टाइम में करते ना, 6 टाइम में करते तो इससे छोटा आता है ना, 3900 से छोटा आता और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच जाता। वो जो रिमाइंडर बचता ना, उस रिमाइंडर से हमें पता चलता कि इसमें कितना घटाने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर हम इसमें कुछ घटा देते हैं तब तो वो 5 डिजिट का बन जाएगा ना, और हमें 5 डिजिट का नहीं चाहिए, हमें 6 डिजिट का ही चाहिए। तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इसमें किसका कमी है, इसमें क्या ऐसा नंबर है जो कि नहीं है। उसके लिए जितना बार में डिवाइड होता है ना, उससे एक एक्स्ट्रा बार हम लोग डिवाइड करेंगे। 6 बार में होना चाहिए था, लेकिन हम क्या करेंगे 7 बार करेंगे, एक एक्स्ट्रा बार करेंगे। 7 बार जब डिवीज़न करेंगे तो यहाँ पे इस नंबर से थोड़ा ज़्यादा नंबर आएगा, और कितना ज़्यादा आया बस हम वो पता कर लेंगे। 489 का कमी यहाँ पे हो रहा है, 489 यहाँ पे बड़ा आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके पास 489 होता तो रिमाइंडर 0 हो जाता, यहाँ पे होता ना। 489 इसके पास नहीं था, इसीलिए यहाँ पे 489 का कमी महसूस होने लगा। द नंबर रिक्वायर्ड इज़ 489। इसीलिए अगर हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 489 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें 489 को ऐड कर देंगे। ये एक ऐसा नंबर मिल गया जो कि 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। यहाँ पे 5 डिजिट लिख दिया है, यहाँ पे 6 डिजिट होगा, ठीक है। 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। और उसके बाद स्क्वायर रूट इसका निकालिएगा तो 317 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 317 ऑलरेडी आया हुआ है। अब चलिए सेक्शन 5 पे आते हैं, जिसमें कि हमें केस स्टडी वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द दिवाली मेला वेरियस स्टॉल्स आर अरेंज्ड विथ वन प्रोमिनेंट स्टॉल शो केसिंग अ वाइड रेंज ऑफ कैंडल्स। दिवाली में मेला लगता है, बहुत सारी दुकानें खुलती हैं, उसमें से एक दुकान है कैंडल का जिसमें कि अलग अलग तरह की कैंडल्स बिक रहे हैं। अ शॉपकीपर इज सेलिंग पैकेट्स कंटेनिंग 10 कैंडल्स एट द रेट ऑफ 300 पर पैकेट, वेयर एज कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच कैंडल इज 25 रुपीज़। हर कैंडल का कॉस्ट प्राइस 25 रुपया है। एक कैंडल को वो 25 में खरीद के लाया है, लेकिन 10 का पैकेट वो 300 में बेच रहा है। अब हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका आंसर हमें करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, बेस्ड ऑन द एबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रॉफिट ऑन ईच कैंडल। हर कैंडल पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो हर कैंडल को वो 25 रुपये में खरीद के लाया है। CP ऑफ वन कैंडल इज़ 25 रुपीज़, जबकि SP ऑफ वन कैंडल क्या है, 10 का पैकेट 300 में बेच रहा है। तो एक कैंडल को 30 में बेच रहा है, इस हिसाब से 300 डिवाइड 10, तो एक कैंडल को वो 30 में बेच रहा है, इसलिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा 30 माइनस 25, यानी कि एक कैंडल पे 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है, कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन ईच पैकेट। हर पैकेट पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो एक कैंडल पे तो 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक पैकेट में 10 कैंडल है तो उसको टोटल 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में पूछा है, इफ़ द नंबर ऑफ कैंडल्स इन ईच पैकेट इज रिड्यूस्ड बाई 2। अगर हर पैकेट में 2 कैंडल घटा दिया जाता है, हर पैकेट में वो 10 कैंडल बेच रहा था, अगर 2 कैंडल घटा दिया जाता है तो 8 ही बेचेगा। कीपिंग द सेम सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस वो सेम ही रखता है, पैकेट को 300 में ही बेच रहा है, लेकिन 2 कैंडल वो घटा दिया है। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अर्नड ऑन ईच कैंडल। तो हर कैंडल पे कितना प्रॉफिट परसेंट उसका होगा ये हमें बताना है। पहले एक पैकेट में 10 कैंडल था, अब एक पैकेट में हो गया 8 कैंडल, और उस 8 कैंडल का सेलिंग प्राइस है 300 रुपया। तो एक कैंडल का सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल लेंगे। एक कैंडल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 300 डिवाइड 8, यानी कि 37.50 पैसा, 37 रुपया और 50 पैसा हो जाएगा एक कैंडल का सेलिंग प्राइस। जबकि एक कैंडल का कॉस्ट प्राइस तो 25 रुपया ही था, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो पहले 5 ही रुपया हो रहा था,
अब एक कैंडल पे प्रॉफिट होने लगा 37.5 माइनस 25 यानी कि 12.5, 12.5 रुपया का प्रॉफिट होने लगा एक ही कैंडल पे। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना था तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100%। 12.5 डिवाइड 25 इंटू 100 कर देंगे तो 12.5 से 25 दो बार में कट जाएगा और 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, तो यहाँ पे 50% का प्रॉफिट होने लगा। अगर वो हर कैंडल का पैकेट से केवल 2 कैंडल निकाल लेता है तो 50% का प्रॉफिट होने लगेगा उसको। तीसरे पार्ट का एक ऑप्शनल भी है, ये वाला नहीं बने तो आप ये भी बना सकते हैं। ऑन द लास्ट डे ऑफ मेला नंबर ऑफ कैंडल्स इन ईच पैकेट इज इंक्रीज बाय 2। लास्ट मेला के लास्ट दिन क्या करता है, हर पैकेट में 2 कैंडल बढ़ा देता है कि अब मेला को ख़त्म ही होना है तो सारा कैंडल बेच के ही निकलते, तो हर पैकेट में 2 कैंडल बढ़ा देता है, कीपिंग द सेम SP, सेलिंग प्राइस को सेम रखता है। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ऑन ईच कैंडल। अब उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा वो हमें बताना है। तो पहले 8 किया था 10 से, अब 10 से 12 कर दिया, तो अब क्या होगा देखिए। अब हो गया पैकेट में 12 कैंडल, उसको 300 में ही बेच रहा है, तो एक कैंडल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 300 डिवाइड 12, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा एक कैंडल का 25। अब 25 में तो वो खरीदा भी है, 25 में खरीदा भी है, बेच भी 25 में ही रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट उसका 0 हो जाएगा। तो इस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ना तो फ़ायदा होगा ना तो नुकसान होगा। वो एक तरह से अपना स्टॉक क्लियर कर रहा है, अपना सामान घर लेके नहीं जाना चाह रहा है, इसीलिए वो 10 के पैकेट में 12 रख के बेच रहा है उसको 300 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37। इसमें बोला है द दिल्ली जालंधर हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली एंड जालंधर 370 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दिल्ली और जालंधर के बीच का डिस्टेंस हमें दे दिया है 370 किलोमीटर। DAV अम्बाला ऑर्गेनाइज नेशनल लेवल स्पोर्ट्स मीट एट देयर कैंपस। DAV अम्बाला में एक स्पोर्ट्स मीट हो रहा है। स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली एंड जालंधर डिसाइडेड टू मीट एट गुरुद्वारा मांझी साहिब नियर अम्बाला अलोंग GT करनाल रोड। दिल्ली और जालंधर दोनों जगह से स्टूडेंट्स आ रहे हैं और दोनों रास्ते में गुरुद्वारा एक पड़ता है, वहाँ पे मिलना चाहते हैं। द स्पीड ऑफ बस स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली was more by 8 किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड ऑफ बस विच स्टार्टेड फ्रॉम जालंधर। दिल्ली से भी एक बस खुलती है, जालंधर से भी एक बस खुलती है। दिल्ली से जो बस खुलती है ना उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है ना, जालंधर से जो खुली थी उससे, उसके मुकाबले। द डिस्टेंस बिटवीन द बसेस आफ्टर 2 आवर्स इज़ 138 किलोमीटर। 2 घंटे तक बस उसी तरह से चलती है और 2 घंटे के बाद उनके बीच का डिस्टेंस जो है घट के क्या हो जाता है 138 किलोमीटर हो जाता है। पहले क्या था 370 था, मतलब दोनों बस एक दूसरे के ओर जा रही है, एक दूसरे के डायरेक्शन में ही जा रही है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है इफ़ स्पीड ऑफ बस स्टार्टेड फ्रॉम जालंधर इज x किलोमीटर पर आवर देन फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इन x। जालंधर से खुलने वाले बस का अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लिया जाए तो हमें एक इक्वेशन यहाँ पे बनाना है। तो देखिए हम इक्वेशन आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ पे जालंधर का बस है, ठीक है, J लिख देते हैं इसमें। इधर है दिल्ली का बस, इसमें D लिख देते हैं। ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है। जालंधर से जो बस निकली है उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे लिख देते हैं x किलोमीटर पर आवर। और दिल्ली से जो बस निकली है उसका स्पीड 8 किलोमीटर ज़्यादा है, 8 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो इसका स्पीड हो जाएगा x + 8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में दिया था ना। इनिशियली दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 370 किलोमीटर था ना, हाँ 370 किलोमीटर। तो इनिशियली दोनों के बीच का डिस्टेंस है 370 किलोमीटर, ये भी डाल देते हैं। और 2 घंटे बस चलती है, उसके बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाता है 138। तो 2 घंटे बस चली तो ये ज़्यादा तेज़ चल रही है तो ये थोड़ा ज़्यादा दूर जाएगी, ये थोड़ा स्लो चल रही है तो थोड़ा कम दूर जाएगी। और उसके बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा 2 घंटे के बाद, ये आ जाएगा 138 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 138 किलोमीटर। इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गया। अब हमें इक्वेशन तैयार करना है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे डिस्टेंस जो है ना वो कांस्टेंट है। डिस्टेंस से हम लोग इक्वेशन आराम से तैयार कर सकते हैं। फार्मूला हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अब दोनों बस 2 ही घंटे चली है ना, 2 घंटे के बाद ना इतना डिस्टेंस हो जाता है। तो ये जो पहली वाली बस है ये भी 2 घंटे चली और ये जो दूसरी बस है ये भी 2 घंटे चली है, तो इसका कितना डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम कर देंगे। इसका स्पीड है x + 8 और इंटू टाइम कितना हो जाएगा, टाइम है इसका 2 आवर्स। और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये कितना डिस्टेंस कवर किया, इसका स्पीड है x और टाइम इसको भी मिला है 2 ही घंटा, तो इसका डिस्टेंस भी हमें मिल गया, इसका डिस्टेंस भी हमें मिल गया
और दोनों के बीच का जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो तो दिया ही है। तो यहाँ से यहाँ हो गया ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ 138 और यहाँ से यहाँ हो गया 2x। तो अगर हम लोग इसको और इसको जोड़ दें तो 370 नहीं हो जाएगा? तो हमारा इक्वेशन तो तैयार हो गया ना। देखिए क्या करेंगे अब, ये जो है ये वाला जो है पहला डिस्टेंस है 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 16। ठीक है, इसमें जोड़ देंगे ये बीच वाला डिस्टेंस 138 किलोमीटर। ये रहा पहला डिस्टेंस, ये रहा दूसरा डिस्टेंस और ये रहा तीसरा डिस्टेंस दैट इज़ 2x। तो प्लस 2x भी कर दिए और ये तीनों डिस्टेंस मिला के कितना हो जाएगा 370 हो जाएगा, जो कि दिया था हमें। नहीं हो जाएगा इक्वल टू 370। अब यहाँ पे 2x 4x हो जाएगा, लिख देते हैं इसको 4x। और 16 और 138 ये कितना हो जाएगा 8 6 14, 3 1 4 और 144 हो जाएगा इक्वल टू 370। ये हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। हम इतना लिख के भी छोड़ सकते हैं, इतना लिख के भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बस स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से जो बस स्टार्ट हुई है उसका स्पीड क्या है। तो जलंधर वाले बस का स्पीड तो x हम लोग माने थे, तो अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो x का वैल्यू नहीं मिल जाएगा। तो सॉल्व ही कर देते हैं हम। 4x इज इक्वल टू 370 माइनस 144। एक मिनट एक भारी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 144 नहीं 154 आएगा, राइट। हम जोड़ने में गलती कर दी, तो यहाँ पे 154 आएगा। 4 से 5 बार में 20, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16। तो यहाँ पे पहले बस का जो जलंधर से चली थी उसका स्पीड हमें मिल गया 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर इस बस का स्पीड हमें मिल गया। ठीक है, तो दिल्ली से जो बस चली थी उसका पूछा है ना, तो वो क्या हो जाएगा 54 में 8 जोड़ दो, 54 प्लस 8 तो ये हो जाएगा 8 4 12 यानी कि 62 किलोमीटर पर आवर। सिंपल। तो यहाँ से जो हमसे पूछा था कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बस स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, ये हो जाएगा 62 किलोमीटर पर आवर। फिर पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोथ द बसेस इन 2 आवर्स। दोनों बसेस ने 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसने 2 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल किया 2x और इसने ट्रेवल किया इतना 2 इंटू एक्स प्लस 8। ये हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि इतना डिस्टेंस बचा था ना ये बीच का डिस्टेंस, सिंपली 370 में से 138 माइनस कर देंगे तो भी पता चल जाएगा कि ये दोनों 2 घंटे में कितना दूरी चला। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। और तीसरा का ऑप्शनल में क्या पूछा है, ड्यू टू अ टेक्निकल प्रॉब्लम द स्पीड ऑफ बस डेट स्टार्टेड फ्रॉम जलंधर वाज रिड्यूस टू हाफ। जो जलंधर से बस चली थी उसका स्पीड आधा हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बस टू ट्रेवल फ्रॉम जलंधर टू अम्बाला गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ इज़ 162 किलोमीटर। यहाँ पे एक डिफरेंट ही केस दे दिया है कि स्पीड घट जाता है, हाफ हो जाता है स्पीड। तो स्पीड इसका कितना निकला था जलंधर वाले बस का 54 निकला था, 54 का आधा हो जाता है यानी कि 27 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। अब इसी स्पीड से उसको 162 किलोमीटर ट्रैवल करना है। हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमें दिया है, डिवाइड स्पीड कर देंगे तो टाइम हमें मिल जाएगा। चलिए अब इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या था, इक्वेशन तैयार करना था। तो जलंधर से जो बस चली है उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो दिल्ली से जो बस चली है उसका स्पीड हो जाएगा x प्लस 8 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करेंगे। एक चलेगा 2 इंटू एक्स, दूसरा चलेगा 2 इंटू एक्स प्लस 8 और 138 किलोमीटर बीच का डिस्टेंस जो है वो बचा हुआ है। तीनों डिस्टेंसेस को जोड़ेंगे तो 370 आ जाएगा। हम फिगर बना के आपको बताएं, फिगर बना दीजिएगा एग्जाम में और क्लैरिटी आपको मिलेगा। अब तीनों को जोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमारा तैयार हो जाएगा और इस इक्वेशन से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ये उस बस का स्पीड है जो कि जलंधर से चली है, लेकिन हमें तो दिल्ली से चलने वाली बस का स्पीड पूछा है, तो वो तो 8 किलोमीटर के ज़्यादा की स्पीड से चल रही है। तो 54 में 8 जोड़ देंगे तो 62 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा दिल्ली से चलने वाली बस का स्पीड। तीसरे पार्ट में पूछा था कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोथ द बसेस, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले बस का डिस्टेंस प्लस दूसरे बस का डिस्टेंस, या जो टोटल डिस्टेंस है 370 उसमें से 138 को माइनस भी कर देंगे तो भी ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, 232। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ये मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट पूछा क्या है, नेक्स्ट में केस चेंज कर दिया है। इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन था इसमें बोला था कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, जलंधर से जो बस चल रही थी उसका स्पीड हाफ हो जाता है, 54 से 27 हो गया। अब हमें बताना है कि अगर उनके बीच का डिस्टेंस 162 है तो उसको कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 162, स्पीड है 27, डिवाइड कर देंगे 6 आवर्स का समय मिल जाएगा। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस सेट का। इसमें बोला जा रहा है इन अ स्कूल मैथ एग्जीबिशन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 पुट अप 5 टेबल शोइंग डिफरेंट शेप्स मेड विथ 7 10 ग्राम पीसेस। 10 ग्राम पीसेस जो होते हैं ना, वो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, उसकी मदद से हम लोग अलग अलग तरह के शेप्स बना सकते हैं उनको ज्वाइन करके। तो 7 पीसेस की मदद से अलग अलग तरह के शेप्स बनाए गए हैं और उनको 5 अलग अलग टेबल्स पे रखा गया है। स्टूडेंट्स आस्क द विजिटर्स टू सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय 10 ग्राम पीसेस। इन 10 ग्राम पीसेस से जो फिगर बनता है उसका एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने का कुछ क्वेश्चंस बच्चे विजिटर से पूछते हैं। वन सच फिगर इज शोन इन फिगर 2। ऐसा ही एक फिगर दिखाया गया है फिगर 2 में। अब यहाँ पे देखिए 10 ग्राम पीसेस को जोड़ के एक स्क्वायर बनाया गया है। इधर भी 12 है, ये देखिए इधर भी 12 है और इधर भी 12 है, तो उन सातों पीसेस को जोड़ के एक स्क्वायर बनाया गया है। इस फिगर का भी ज़रूरत पड़ सकता है हमें। उसके बाद उन्हीं सारे 7 पीसेस को जोड़ के यहाँ एक और शेप बनाया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा पीस, उसके बाद चौथा पीस, पाँचवा, छठा और सातवां पीस। अब चलिए क्वेश्चन को देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग पीस 1 एंड पीस 2 10 ग्राम। पीस 1 और पीस 2 को जोड़ के जो एरिया बनता है उसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो देखिए पीस 1 ये हो गया, ठीक है, और पीस 2 ये हो गया, हमें इसका एरिया निकालना है। ध्यान से देखिए यहाँ का एंगल जो है ना 90 डिग्री है। कैसे 90 डिग्री है, इस बात को आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन से, इस वाले फिगर से। यहाँ पे देखिए ये है पीस 1 और ये है पीस 2। पीस 1 पीस 2 जहाँ ज्वाइन हुआ है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये एक स्क्वायर है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इसी तरह से यही वाला जो ट्रायंगुलर शेप है, सेम वही ट्रायंगुलर शेप यहाँ पे इस फिगर में ऐसे आ गया है, ठीक है। तो पीस 1 पीस 2 इधर 12 इधर 12, इसका एरिया कैसे निकलेगा। अगर ये 90 है तो एक को हम लोग बेस मान सकते हैं, एक को हाइट मान सकते हैं, और इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, टोटल एरिया, ठीक है। इसमें हम लोग को ये पूरा एरिया मिल जाएगा और हमें दोनों का कंबाइंड एरिया ही पूछा है। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस भी 12 होगा, हाइट भी 12 होगा और एरिया मिल जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। इसमें पूछा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय ज्वाइनिंग पीसेस 1 एंड 2 10 ग्राम। 1 और 2 को जोड़ के जो ट्रायंगल बना है उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो 1 ट्रायंगल ये हो गया, 2 ट्रायंगल ये हो गया, और इसका पेरीमीटर यानी कि हमें इसका पूरा बाउंड्री ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसका एक बाउंड्री तो 12 हो गया, दूसरा बाउंड्री 12 हो गया। अब हमें ये लेंथ कैलकुलेट करना है कि ये लेंथ पूरा कितना होगा। आपको अभी हम बताएं कि ये 90 डिग्री है, ये वाला साइड जो है 12 है और ये वाला साइड 12 है। ये 90 डिग्री है तो ये सामने वाला जो साइड होगा ये वाला, ये हाइपोटेन्यूस होगा। हाइपोटेन्यूस का पता लगाने के लिए सिंपली हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये हो जाएगा कितना, हाइपोटेनियस इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 2 इंटू 12 का स्क्वायर होगा। तो 12 का स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 रूट 2। तो ये पूरा लेंथ हमें मिल गया यहाँ से यहाँ तक का कितना, 12 रूट 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 12 प्लस 12 रूट 2 कर देंगे, हमें इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। तो वही यहाँ पे कर सकते हैं 12 प्लस 12 रूट 2, सबको जोड़ के 40.8 हम लोग अप्रॉक्सीमेटली अपना पेरीमीटर लिख सकते हैं। तीसरे पार्ट में पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम PQRS फाउंड बाय ज्वाइनिंग पीस 3 एंड 7 10 ग्राम। PQRS जो ट्रेपीजियम यहाँ पे बन रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे PQRS, ये जो ट्रेपीजियम बन रहा है इसका एरिया क्या होगा। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यही करते हैं ना। तो यहाँ पे पैरेलल साइड्स का सम क्या है, एक तो पैरेलल साइड ये हो गया जो कि दिया है 12.6, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 इंटू 12.6 प्लस दूसरा पैरेलल साइड कितना है 4.2 है, तो 4.2 इंटू हाइट कितना है, ये जो हाइट है ये कितना है, ये भी 4.2 है, तो यहाँ पे इंटू 4.2 कर देंगे। वही चीज़ यहाँ पे किया है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे वही सारे वैल्यूज़ पुट किए गए हैं, इसका आंसर आ जाएगा 35.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी का एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। एक ABCD रेक्टेंगल आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, देखिए ABCD कहाँ है, हाँ यहाँ पे है ABCD, इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो पहले तो AB कितना है 4.2 ही है, जितना यहाँ डिस्टेंस है उतना ही यहाँ भी होगा ना, क्योंकि रेक्टेंगल के दोनों साइड्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहता है, वो पैरेलल होते हैं इसीलिए। तो यहाँ भी 4.2, ये वाला डिस्टेंस 4.2 हो गया। फिर ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, इधर देखिए ये 4.2 यहाँ से यहाँ तक है लिखा है,
फिर इधर भी 4.2 है लिखा है, तो टोटल हो जाएगा 4.2 प्लस 4.2 यानी कि 8.4। ये हो गया हमारा 8.4, इधर हो गया 4.2, फिर 8.4, फिर 4.2। तो इस तरह से हम लोग रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। लेंथ हमारा 8.4 था, ब्रेथ 4.2 था, 2 इंटू एल प्लस बी कर देंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा 25.2 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमने मैथ्स के सेट 2 को भी सॉल्व कर लिया। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। कल जाके अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं जहां पर आपको और भी सैम्पल पेपर्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।